आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो 24 घंटे पहले तक जिसके बारे में खुद पुलिस भी बहुत सीरियस नहीं थी। और उसके बाद जो कुछ होता है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक उसकी गूंज सुनाई देती है। उसके बाद साजिश की बू आती है, साजिश की बातें की जाती है और कहा जाता है कि साजिश बहुत गहरी है, दूर तक जाएगी। मामला जब किसी जज की मौत का हो और रहस्यमय मौत का, तो वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। आमतौर पर कोई भी जज जब वो अपनी ड्यूटी बजा रहा होता है, तो जज का जो पूरा पेशा है, जो उनकी जिंदगी है, वो एक तरह से खतरों से भरी होती है। खासतौर पर क्रिमिनल, माफिया, टेररिस्ट, किलर, रेपिस्ट, ऐसे लोगों के केस अदालत में पहुंचते हैं। इसके बाद उन्हें सजा देना या उससे पहले, सजा तो बहुत दूर की बात है, लंबी चौड़ी बहस होती है। सिर्फ इतनी कि बेल एप्लीकेशन, जमानत अर्जी, उस पर सुनवाई करना, खारिज करना या जमानत देना, ऐसी हर चीज, हर फैसले से एक तरह से हर जज अपना एक दुश्मन बनाता जाता है। कई ऐसे रिटायर्ड जज और कई ऐसे जज हैं जो जानने वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कई बार ये शेयर किया कि कैसे उनके हर फैसले, खासतौर पर कुछ इस तरह का जो बहुत ही हॉरिबल क्राइम होता है और जिसमें, या फिर बहुत ही खूंखार क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, जब उनका केस आता है और वो लोग सुनवाई करते हैं, तो उनकी फैमिली कितना डर जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे बदला लिया जाएगा, कैसे क्या रंजिश वो निभाएगा। तो हर जज के साथ ऐसा होता है। ये कहानी झारखंड की है, कहानी धनबाद की है। उसी धनबाद की जहां आपने गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखी थी, उसी धनबाद का एक मोहल्ला है जिसका नाम है वासेपुर। तो कहानी उस धनबाद की है। 28 जुलाई, यानी कल की बात है, वेडनेसडे, बुधवार का दिन, उत्तम आनंद, एक एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, बोकारो में पहले ये पोस्टेड थे, अच्छे खासे फैमिली से हैं। अगर मैं इनकी सिर्फ फैमिली की बात करूं, तो इनके जो दो भाई हैं वो वकील हैं। इसके अलावा इनके पिता और भाई हजारीबाग कोर्ट में वकील हैं, और इनके जो दो साले हैं वो आईएएस अफसर हैं। और 6 महीने पहले तक ये बोकारो में पोस्टेड थे। 6 महीने पहले ही ये फिर धनबाद आए। धनबाद आने के बाद या बोकारो में भी जज उत्तम आनंद का एक रूटीन था। वो सुबह जॉगिंग जरूर करते। तो धनबाद आने के बाद भी उन्होंने अपना ये सिलसिला बनाए रखा। 28 जुलाई, बुधवार का दिन, सुबह करीब 5 बजे वो घर से निकला करते थे और 6 बजे तक या पौने 6 वो वापस आ जाते हैं। एक खास उन्होंने अपना तय कर रखा था, इतने किलोमीटर तक दौड़ना है, फिर जॉगिंग करनी है, वापस आ जाना। तो 28 जुलाई की सुबह भी वो 5 बजे निकलते हैं। 5 बजे निकलने के बाद वो जॉगिंग कर रहे होते हैं जिस जगह पे वो कर रहे थे पिछले 6 महीने से। अब इस कहानी के बीच में मैं दीपक से भी कहूंगा, आपको बहुत कुछ सेकंड के लिए वो सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या है। इसके लिए मुझे लगता है कि किसी फॉरेंसिक जांच या फिर बाकी जांच की शायद जरूरत ही नहीं पड़े, आप नंगी आंखों से खुद फैसला ले सकते हैं। तो 5:08 का वक्त था। ये सीसीटीवी फुटेज में जो टाइमिंग है वो यही दिखा रही है, 5:08 सुबह। जज उत्तम आनंद, एक 2 लेन की सड़क है, जो दाईं तरफ सड़क है उसमें कुछ गाड़ियां आ जा भी रही हैं, लेकिन जो बाईं सड़क है, जब ये सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करता तो ये दिखा रहा है साफ साफ कि इस सड़क पे गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी बहुत दूर, एक शायद चौराहा था, उससे वो निकलते हुए दिखाई दे रही है सामने। लेकिन जब जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं उस वक्त ये सड़क खाली है और 2 लेन है। एक तरफ सामने से ट्रैफिक आ रहा है, एक इधर से जा रहा है और बीच में डिवाइडर है। तो जज साहब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सड़क के बाईं तरफ, जहां पे सड़क का छोर खत्म होता है, वहां पे वो अपना जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब इतने किनारे सड़क पे कोई गाड़ी वाला चला भी नहीं सकता है और सड़क खाली है, ट्रैफिक भी नहीं है, 5 बजे का वक्त है। तो जज साहब एकदम सड़क के किनारे बाईं तरफ जॉगिंग कर रहे हैं। अचानक एक कैमरे में दिखाई देता है कि एक टेम्पो बिल्कुल सेंटर से, सड़क जो इस तरफ की सड़क है उसके बीच से वो एंट्री मारता है कैमरे में। सड़क खाली है, वो बिल्कुल सीधा जा सकता है, लेकिन अचानक वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद बिल्कुल बाएं तरफ टर्न ले लेता है और इतने किनारे जाता है जिस किनारे पे जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अब जज साहब की पीठ है चूंकि कैमरे की तरफ, और उनको पता नहीं है कि पीछे से टेम्पो आ रहा है।
तो वो बेखबर जॉगिंग कर रहे हैं और ये टेम्पो वाला पूरी खाली सड़क छोड़कर बिल्कुल लेफ्ट में जाता है, जज साहब को टक्कर मारता है और उसके बाद आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद फिर वो लगभग बीच में आ जाता है, टक्कर से जज साहब गिर पड़ते हैं। अब कैमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने से साफ दो चीजें होती हैं। एक, एक्सीडेंट जनरली खाली सड़क है, आप बीच सीधे भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल किनारे जा रहे हैं। तो दो तीन चीजें होती हैं आमतौर पे एक्सीडेंटल केस में। पहला, या तो उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो, दूसरा स्टीयरिंग पे से कंट्रोल खो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो, स्टीयरिंग फंस गया हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि टेम्पो वाला बिल्कुल सीधे आ रहा है, उसके बाद जानबूझ के बाईं तरफ जाता है, टक्कर मारता है, और अगर मान लीजिए उस वक्त उसका ब्रेक फेल था तो फिर वो टर्न लेके सीधा नहीं होता, और अगर स्टीयरिंग पे कंट्रोल उसका नहीं होता तो फिर वो गाड़ी लेफ्ट में ही रहती, राइट और बीच में नहीं आ सकती थी। लेकिन टक्कर मारने के बाद वो किनारा छोड़ता और लगभग बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टक्कर मारने के इरादे से ही आया था। तो ये पूरी चीज़ें जो है एक सबूत है। खैर, वो टक्कर मारता और उसके बाद ऑटो फ्रेम से गायब। अब जज साहब सड़क किनारे लहूलुहान पड़े हुए हैं, उनके सर में इस टक्कर से गंभीर चोट आई थी। कुछ देर के बाद कुछ राहगीर वहां से गुजरते हैं, गाड़ियां भी गुजर रही थी इक्का दुक्की, तो वो देखते हैं सड़क किनारे एक शख्स गिरा हुआ है। वो पुलिस को कॉल करते हैं, उसके बाद उनको वहीं के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जज साहब दम तोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इधर उनका रूटीन था कि 6 बजे तक वो घर लौट आते थे जॉगिंग करने के बाद। 7 बज गए सुबह के, जज साहब घर नहीं लौटे। उनकी बीवी अब परेशान होती है कि 7 बज गए, क्योंकि उन्हें आना भी है, कोर्ट भी जाना है, टाइम के बहुत ही पाबंद थे वो। तो जब वो 7 बजे तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनकी वाइफ उन्हें ढूंढना शुरू करती है, और तभी उनके पास खबर आती है हॉस्पिटल से। तब तक ये शिनाख्त हो गए। शुरू में तो हॉस्पिटल में भी पता नहीं था कि ये किसी जज का एक्सीडेंट का केस है, लेकिन फिर पता चलता है तो उनकी बीवी को खबर दी जाती है। घर वाले बदहवास अस्पताल भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, डॉक्टर साहब दम तोड़ चुके थे। इसके बाद उनकी वाइफ ही पहला रिपोर्ट लिखाती, और ये रोड एक्सीडेंट का रिपोर्ट थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये सुबह का सब कुछ मामला था, जैसे जैसे अब दिन चढ़ना शुरू हुआ, तो धनबाद में जो कोर्ट है, पुलिस वाले हैं, इन सब तक ये बात पहुंचनी शुरू हुई कि एक जज साहब की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और मामला भी रोड एक्सीडेंट का ही दर्ज किया। लेकिन अब किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई, कैसे हुई, अभी तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक जज का मामला था, तो फौरन झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस एक्टिव हुई, और उधर बार काउंसिल और उस सब में भी कोर्ट में नाराजगी हो गई कि एक जज साहब की इस तरीके से लापरवाही से मौत हो गई। तब पुलिस ने तफ्तीश करने की सोची और उससे गुनहगार ड्राइवर को पकड़ने का ठाना, जिसकी वजह से जज साहब की मौत हुई थी। अब इसके लिए जरूरी था कि पहले उस गाड़ी का पता लगाया जाए। तरीका एक ही था, जिस रूट पे जज साहब जॉगिंग किया करते थे उस रूट को खंगाला जाए, शायद कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। और ये काम कर गया। कुछ देर के बाद सड़क किनारे एक ऐसे ही कैमरा मिल गया सीसीटीवी, और उसी से वो फुटेज मिला जो मैंने आपको अभी दिखाया इस एक्सीडेंट का। तब इस सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला ये टेम्पो से हुआ है। लेकिन फिर जब गहराई से पुलिस वालों ने देखा और उसके बाद ये फुटेज लीक हो गया, क्योंकि जहाँ से मिला था कुछ मीडिया के हाथ में लग गया, कुछ बाकी लोगों के, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जैसे ही डाला उससे एक चीज़ क्लियर हो गई इस तस्वीर को देखकर कि एक आम रोड एक्सीडेंट का केस नहीं है, हादसे ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि इस तस्वीर में टेम्पो वाला साफ साफ दिख रहा है कि कैसे वो पूरी खाली सड़क छोड़कर उसी तरफ जाता है जिस तरफ जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं, और फिर मारने के बाद फिर वापस पटरी पर आ जाता है, मतलब बीच सड़क पे आ जाता है, किनारा छोड़ देता है। तो इस तस्वीर से ये लग गया कि मामला गड़बड़ है, और यहीं से सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हो गई कि ये हादसा नहीं कत्ल है। ये तस्वीरें बार काउंसिल तक पहुंची, झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंची वहाँ के। फिर कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, और कोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि आप इसकी पूरी ईमानदारी से जांच करें, क्योंकि लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। धनबाद में भी वकीलों ने इस बारे में सरकार से कहा कि आप जांच करें। अब पुलिस के ऊपर भी दबाव, एक जज का मामला था। उसके बाद पुलिस को अब लगा कि हाँ, इस मामले में कुछ होना चाहिए। एक एसआईटी की टीम बना दी गई, उसमें एसपी, एसएसपी और डीआईजी जो है उस रेंज के, उनको इसमें रखा गया। लेकिन फिर सुबह होते होते आज 29 जुलाई को ये मामला धनबाद से दिल्ली पहुंच गया,
और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के कहा कि इस मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर से साफ है कि एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल अब झारखंड सरकार को यह है कि वो इस मामले की जांच करे, या फिर ये मामला अगर झारखंड पुलिस नहीं कर पाएगी तो फिर सीबीआई को दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो फिर तफ्तीश हुई, अब झारखंड पुलिस भी दबाव में, तो उसमें अगली जो चौंकाने वाली चीज आई वो उस टेम्पो को लेकर थी। अब चूंकि कैमरे से टेम्पो तो पता चल गया, उसका नंबर भी पता चल गया। अब पुलिस ने टेम्पो के ओनर तक पहुंचने की कोशिश की, पहुंच भी गई। जब वहां पहुंची तो पता चला, उसने कहा कि भैया ये टेम्पो तो हमारी चोरी हो गई थी और हमने इसकी बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट लिखा रखी है। हालांकि वो एक दिन पुरानी कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये टेम्पो 27 जुलाई की रात को चोरी हुई और 28 जुलाई की सुबह सुबह 5:08 पर जज साहब का एक्सीडेंट होता है। तो एन एक्सीडेंट से पहले टेम्पो का चोरी होना और चोरी होने के बाद उसी टेम्पो से जज साहब का टक्कर होना, उनकी मौत होना, ये सब कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये कोई गहरी और बड़ी साजिश है। तो अब ये टेम्पो वाली भी जो एंगल आई तो लगा कि मामला गड़बड़ है। अब झारखंड पुलिस ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने ये फिर पता किया कि इस टेम्पो में जब टक्कर हुआ तब उस पर टेम्पो चालक के साथ एक और शख्स था, 2 लोग सवार थे। उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनको 302 में अरेस्ट किया। अब 302 का मतलब होता है ये सीधे सीधे मर्डर, यानी झारखंड पुलिस ने अब ये मान लिया है कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है बल्कि मर्डर का है। लेकिन अगर ये मर्डर का मामला और उन्होंने 302 में अरेस्ट किया है तो फिर झारखंड पुलिस ने ये सेक्शन लगाकर एक सवाल को और जिंदा कर दिया, और वो ये कि अगर ये कत्ल है तो फिर कातिल कौन है। इसलिए कि अगर इन दोनों के पीछे कोई नहीं है तो फिर 2 चीजें हैं, या तो उस टेम्पो ड्राइवर का जज साहब से डायरेक्ट उनसे कोई दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकाली, इसका अभी तक कोई लिंक नहीं मिला कि वो जानता भी था। दूसरा, उस ड्राइवर को किसी ने हायर किया और कहा कि तुम ऐसे ऐसे काम करो, एक शख्स को उड़ा दो, रोड एक्सीडेंट लगेगा, कत्ल पता ही नहीं चलेगा, और रोड एक्सीडेंट में सजा आपको पता है ज्यादा है नहीं। तो अगर ये 302 है तो फिर सवाल ये है कि ये मामला इस ऑटो ड्राइवर से भी आगे जाता है। अब वही सवाल सबसे बड़ा, कहां जाता है और कौन लोग हो सकते हैं ये। 6 महीने पहले जब जज उत्तम आनंद धनबाद पहुंचे तो इन्होंने बहुत सारे केस देखे, लेकिन आखिर में जो शक की सुई जाकर रुक रही है वो 2 केस पर रुक रही है, और 2 केस के साथ एक पुरानी रंजिश, धनबाद के बड़े ताकतवर लोगों के बीच और कत्ल की कहानी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जज उत्तम आनंद की मौत की तरफ सुई को ले जाती है। अब वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। धनबाद आपको पता है, उसके आसपास का पूरा एरिया जो है कोयला का खदान माना जाता है। बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनी हैं, कोयलांचल से लेके अमिताभ बच्चन और एक शशि कपूर की फिल्म थी काला पत्थर वत्थर। तो वहां की एक अपनी कहानी है पूरी, कि कैसे उस जगह पे बहुत बाद में एक सूर्यदेव सिंह नाम के शख्स वो उभरते हैं। उसके बाद पूरा साम्राज्य उनका होता है, धनबाद और आसपास के एरिया में उनकी तूती बोलती है। फिर वो राजनीति का सहारा लेते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। यहाँ तक कि एक बार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, वो धनबाद में उनके घर पहुंचते हैं, और धनबाद में उनके घर का नाम था सिंह मेंशन, आज भी है। लेकिन सूर्यदेव सिंह की फिर मौत हो जाती है। उसके बाद अब उनके भाई, उनके बेटे और रिश्तेदारों में वर्चस्व की, राजनीति की, कोयला के कारोबार की, इन सबको लेके आपस में एक तरह से लड़ाई शुरू होती है। सूर्यदेव सिंह के जो बेटे हैं एक, वो फिर बाद में सूर्यदेव सिंह की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाते हैं। संजीव सिंह चुनाव भी लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन फिर संजीव सिंह अपने ही एक कजन के कत्ल के इल्जाम में पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं, और इस वक्त भी जेल में, यानी कि सूर्यदेव सिंह के बेटे, और वो जेल में। उनके बाद संजीव सिंह के एक खास शख्स और थे जो उसका अपना बहुत ही करीबी था,
उसका कत्ल हो जाता है। अब उस शख्स का नाम था रंजय सिंह, जो संजीव सिंह का करीबी। जनवरी 2017 में रंजय सिंह का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के इल्जाम में 3 लोगों को पकड़ा जाता है। उनमें से एक का नाम था अमन सिंह। अमन सिंह झारखंड का एक क्रिमिनल है, किडनैपिंग और बाकी सारी चीजों में उसका बड़ा वो है, लेकिन वो गिरफ्तार है और जेल में है। पर कहते हैं कि जेल से ही वो अपना पूरा धंधा चलाता है और नेटवर्क चलाता है और बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है अमन सिंह। अब अमन सिंह 2017 में सूर्यदेव सिंह के बेटे के करीबी संजीव सिंह के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, जेल में है। मामला चलता रहा, अब 21 है। कहते हैं कि लास्ट ईयर ही इसकी फाइल फिर से खुली और इत्तेफाक से पिछले हफ्ते 6 महीने पहले ही आए थे जज उत्तम आनंद, उनकी अदालत में अमन सिंह का केस पहुंचा। अमन सिंह ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जमानत चाहता था, लेकिन जज उत्तम आनंद ने अमन सिंह की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जमानत देने से मना कर दिया। अब एक चीज ये उठ रही कि क्या इसके बाद उनकी इस मौत का रिश्ता अमन सिंह की इस खारिज जमानत याचिका से है या नहीं। दूसरा, सूर्यदेव सिंह के एक भाई, उनके एक भतीजे, उनका भी कत्ल हुआ। इस कत्ल के करीब 2 महीने बाद जो संजीव सिंह का कत्ल हुआ था, वो हुआ था जनवरी 2017 में, और इसके 2 महीने बाद मार्च 2017 में बच्चा सिंह के भतीजे नीरज सिंह का कत्ल हो जाता है। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई हैं। अब यह मामला भी अदालत में है। अब जो इनके भतीजे का कातिल है वो भी पकड़ा हुआ है और इत्तेफाक से ये केस भी उसी कोर्ट में है जिस कोर्ट में उत्तम आनंद साहब पहुंचे। तो अब ये जो 2 लेटेस्ट केस है, कहीं ना कहीं एक इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ये जो कत्ल हुआ, अब तो झारखंड पुलिस ने 302 में मामला दर्ज किया है, तो क्या इन दोनों केसेस से इसका रिश्ता है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि क्या अमन सिंह को फंसाने के लिए जानबूझ के, कि अगर जज का उसने भी, उन्होंने पिछले हफ्ते उसकी जमानत याचिका खारिज की है, तो अगर उनका इस तरह से कत्ल हो जाता है तो उसी के ऊपर उंगली उठेगी, उसी के ऊपर शक जाएगा, तो उसको फंसाने के लिए भी कोई ये साजिश रच सकता है, ये भी है। या फिर इन 6 महीनों में कोई ऐसा और केस आया है जिससे किसी ने उत्तम आनंद को अपना दुश्मन मान लिया और उसने ये काम किया है। कुल मिलाकर 24 घंटे पहले तक एक आम रोड एक्सीडेंट का केस था। 24 घंटे में एक कैमरे की तस्वीर ने इस केस को पलट कर रख दिया और अब इसमें सारी साजिशें नजर आ रही हैं और कुल मिलाकर मामला एक जज की मौत का है। तो कई पहलू हैं, लेकिन अभी वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ 24 से 48 घंटे गुजरे हैं। तो अभी मुझे लगता है एसआईटी की जांच भी वहां पे बना दी गई है। लेकिन अगर इस कत्ल में बड़े और ताकतवर लोग शामिल हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या झारखंड पुलिस, क्या धनबाद पुलिस उन लोगों को बेनकाब कर पाएगी, या फिर इस मामले की जांच को सीबीआई को देना बेहतर होगा। अगर झारखंड पुलिस और धनबाद पुलिस इस चीज से बचना चाहती है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई नाकामी के दाग से, तो उनके पास एक मौका बहुत अच्छा है। जितनी जल्द हो सके वो इस केस को खुलासा इसका कर दें, क्योंकि जितना डिले होगा, जितने दिन जांच आगे बढ़ेगी और इसमें कोई नई चीज सामने नहीं आएगी, तो झारखंड पुलिस के ऊपर उंगलियां उठेंगी। और जितनी जल्दी उस केस को सॉल्व करते हैं तो फिर उनकी वाहवाही भी होगी और ये भी होगा कि उन्होंने एक अच्छा केस सॉल्व किया है। तो अब ये झारखंड पुलिस के ऊपर है, और लेट करेंगे तो मुझे लगता है फिर मांग भी उठेगी इस मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर, और जज साहब के कुछ रिश्तेदारों ने यह मांग भी कर दी है। तो साजिश का असली सूत्रधार कौन है, साजिश के पीछे के चेहरे कौन से हैं, जज उत्तम आनंद की मौत की असलियत क्या है, किसने मारा, क्यों मारा, क्या किसी केस से रिश्ता है, ये सारे सवाल के जवाब मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। अभी कुछ भी कहना इसके अलावा जल्दबाजी होगी। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने आज ये कहा था कि इसकी डिटेल बताएं, तो ये था। फिर किसी दिन मौका मिला तो आपको इसी के जरिए मुझे याद आया कि ये जो सिंह मेंशन की बात की थी मैंने, सूर्यदेव सिंह की पूरी कहानी अपने आप में बहुत रोचक है, तो वो जरूर सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त इस एक चीज और भी है कि धनबाद में सिंह मेंशन अब लगभग 3 जगहों पे बढ़ गया है। एक सिंह मेंशन है, एक रघुकुल है, और एक कुंती करके है, कुंती देवी। कुंती जो है वो असल में
सूर्यदेव सिंह की पत्नी का नाम है, और वो भी एक पावर सेंटर है। सिंह मेंशन तो है ही है, और रघुकुल जिसके मैंने आपको बताया उनके भाई, उनका निवास है, तो वो भी एक पावर सेंटर है। लेकिन ये सारे पावर सेंटर आपस में कैसे बट गए, कैसे सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद परिवार बिखरा, कैसे सत्ता की लड़ाई हुई, कैसे खून खराबा हुआ, कैसे सूर्यदेव सिंह उठे, कैसे उस पूरे इलाके में साम्राज्य कायम किया, कैसे परिवार के लोग राजनीति में आए, और कैसे वहाँ की हर चीज़, मतलब आप चीज़ बोलूँ तो फिर हर चीज़ पे इनका दबदबा, कि वहाँ का गैंगस्टर कौन, गैंग कौन सा इलाका किसका, ये सारे बिना सिंह मेंशन की हरी झंडी के होता ही नहीं था। एक दौर था वो। तो अब कितना बदलाव आया, क्या कुछ हुआ, किसी दिन आपको डिटेल में सिंह मेंशन और सूर्यदेव सिंह की पूरी कहानी सुनाऊंगा। कई बार ये जिक्र होता है या कहा जाता है कि जो फिल्में हैं हम सभी देखते हैं, फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। मतलब इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे समाज में, हमारे आसपास, कई बार वही चीज़ें हम पर्दे पर देखते हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कई बार जो फिल्मी पर्दे पर देखते हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी, अपने समाज या अपने इर्द गिर्द अपनाते हैं और कई बार उसकी कॉपी करते हैं। क्राइम और क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो क्राइम की खबरें होती हैं, क्राइम के शोज़ होते हैं, इनको देख के बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आते हैं। कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम की खबरें, क्राइम की शोज़ से कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कई हादसे से बच जाते हैं, क्योंकि वो अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस किस तरीके से क्राइम हो सकता है, कैसे क्रिमिनल क्या कुछ कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों पहलू हैं सिक्के के। अच्छाई भी है तो बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है वो इसी बहस के इर्द गिर्द है। एक फिल्म को देखकर एक पूरे क्राइम का प्लॉट तैयार किया जाता है असली ज़िंदगी में, और उस फिल्म को कई बार देखा जाता है ताकि कोई भी गलती न रह जाए, कोई सबूत न छूट जाए, और फिर जो कुछ सोचा है वैसी असली ज़िंदगी में अमल कर दिया जाए। प्लानिंग अपनी तरफ से पूरी अच्छी करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग, कोई सबूत जो मुजरिम है वो छोड़ ही देता है। ये कहानी एक पति पत्नी और उस पत्नी के एक आशिक की है। कहानी की शुरुआत को अगर मैं दूसरे तरीके से शुरू करूं तो ये 27 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 की कहानी है। तेलंगाना में एक जगह है नागर कुरनूल। नागर कुरनूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 27 नवंबर 2017 को एक शख्स को एक महिला लेकर आती है। उस शख्स का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और उसको फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसको देखते हैं, इलाज करते हैं। फिर पता चलता है कि जिस शख्स को लेकर आया गया उसका नाम है सुधाकर रेड्डी। एक प्राइवेट कंपनी में अफसर है वो, और चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ है। सुधाकर रेड्डी के साथ जो महिला पहुंची थी अस्पताल उसे लेकर, उसका नाम था स्वाति रेड्डी। स्वाति रेड्डी अस्पताल में लिखवाती है पेशेंट के बारे में कि सुधाकर रेड्डी नाम है, ये मेरे हस्बैंड हैं, और किसी ने इनके ऊपर एसिड फेंका, तेज़ाब से हमला किया, और इसलिए इनका चेहरा झुलस गया। इसके बाद इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की तबीयत सुधरती जाती है, लेकिन डॉक्टर फिर कहते हैं कि चूँकि चेहरा बहुत ज़्यादा झुलस चुका है एसिड से, तो अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी वापस इन्हें इनका चेहरा देने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी होता है, लेकिन स्वाति रेड्डी तैयार हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बस आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। इसके बाद स्वाति रेड्डी अपने घर वालों को और ससुराल वालों को इसकी खबर देती है कि उनके पति के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, कुछ लोगों ने अचानक उनके पति पे हमला किया, तेज़ाब फेंका और भाग गए, और अब वो अस्पताल में है लेकिन ख़तरे से बाहर है। ठीक है, तमाम लोग अस्पताल पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुधाकर रेड्डी के भाई, माँ बाप ये भी आते हैं, और देखते हैं उनके बेटे का चेहरा जो है वो पट्टियों से ढका हुआ है। थोड़े दिन के बाद हालात सुधरती है। अब वो धीरे धीरे बात भी करता है, लेकिन बात जो करता है वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर, क्योंकि मुंह के इर्द गिर्द भी तेज़ाब ने अपना असर डाला था, तो बोली और आवाज़ क्लियर नहीं थी।
लेकिन वो फिर भी बात कर रहा था और सामने वाले सुन रहे थे। इसके बाद वक्त और बीतता है। अब इसकी हालत सुधरती जाती है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसके बाद पट्टी हटाएंगे, फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। कुछ वक्त के बाद अस्पताल में अब ये हो गया कि अभी तक खाना वाना ठीक से खाया नहीं जा रहा था, मुंह चूँकि खुल नहीं रहा था। तो फिर ये हुआ कि अब मुंह भी काम करने लगा, आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। पहले लिक्विड डाइट था, तो अब धीरे धीरे वो अपना खाना पीना भी उसने शुरू कर दिया अस्पताल में, लेकिन पट्टी अभी भी चेहरे पे सलामत है। अब इसी दौरान घर वाले भी खाना बना बना कर लेकर आने लगते हैं। सुधाकर रेड्डी को बचपन से मटन सूप बहुत पसंद था, ख़ासतौर पर अपनी माँ के हाथ का। जब भी घर में कोई ख़ास ओकेज़न होता है, कोई खुशी का मौका होता है, और माँ बाप भी सुधाकर को बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हो गई तब भी सुधाकर के लिए उसकी माँ जब भी पहुँचती मटन सूप ज़रूर पिलाती, और वो अपनी माँ के हाथ का मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो अब अस्पताल में जब हालत सुधरने लगी तो एक रोज़ माँ को खुशी हुई। उसने कहा चलो उनका बेटा अब ख़तरे से बाहर है, वापस ज़िंदगी मिली है, तो बेटे को खुश करने के लिए उसका जो फेवरेट मटन सूप है वो लेकर चलते हैं। वो अस्पताल पहुँच जाती हैं, बेटे को मटन सूप देती हैं। बेटा मना कर देता है, उन्हें लगता है कि शायद अभी मूड ठीक नहीं है, बीमार है, बट वो काफ़ी फोर्स करती हैं। फिर भाई कहता है छोटा कि भैया आपको तो बड़ा पसंद है, बट तमाम जिद और गुजारिश के बावजूद सुधाकर रेड्डी मटन सूप पीने को तैयार ही नहीं होता है। ये बात माँ को तो इतनी बुरी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा, उसके बाद पी लेगा। लेकिन छोटे भाई को कुछ डाउट होता है। उसे कहता है जो शख्स हर हाल में मटन सूप के पीछे पागल होता था अपनी माँ के हाथ का, आज इतना कहने के बावजूद, और वो खाना खा रहा है, जूस पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मटन सूप क्यों नहीं पी रहा? उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वहाँ से निकल लेता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और भी ठीक होने लगता है। चूँकि तेज़ाब से चेहरा जो है वो 30% से ज़्यादा जल चुका था, झुलस चुका था, तो चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था, तो प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। लेकिन उसके बाद अब वो उठ के चलने फिरने भी लगा। फैमिली वाले अस्पताल पहुंच रहे हैं तो देखते हैं कि उसकी चाल में कुछ फ़र्क है। फिर उसकी बातचीत, एक हर इंसान की अपनी, हर एक की ज़िंदगी में, बल्कि एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी, वो सब डिफरेंट होती है। मेरी अलग होगी, आप लोगों की अलग होगी। तो उसे लगा कि ये मेरे भाई का जो स्वभाव था, जैसे बातें करता था, जैसे बैठता था, जैसे उठता था, जैसे चलता था, जैसे हंसता था, जैसे मुस्कुराता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अब पता नहीं छोटे भाई को कुछ अजीब सा ही लगने लगा कि पता नहीं ये मेरा भाई है भी कि नहीं है। अजीब बातें करता है, जैसे वो पहले बहुत बातें करता था, अब ये कम बातें करता है। वो बहुत हंसता था, ये हंसता ही नहीं है। तो उसे कुल मिलाकर डाउट होने लगा। जब डाउट हुआ तो फिर सुधाकर के छोटे भाई ने एक दिन बिना घर वालों को बताए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे एक मेरे भाई के ऊपर किसी ने हमला किया था। अच्छा, उसे ये भी था कि एसिड से अटैक किया और भाभी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो वो पुलिस को जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई पे हमला हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों ने रिपोर्ट लिखाई? बताता नहीं। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि जब एक हमला हुआ और आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो कहता मालूम नहीं मुझे भाभी ने क्यों नहीं लिखाई। बट वो फिर अपने सारे मन की बात बताता है कि मुझे डाउट है, वो मेरा भाई जो है उसका बिहेवियर अलग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरा अपना भाई है नहीं, कोई और है। तो पुलिस भी ये सुनती है तो फिर बड़ा चौंकती है। फिर लगता है कि शायद दिमाग का वहम है। लेकिन अब एक शख्स कंप्लेंट लेकर आया तो उस वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर उस इलाके में, जिसके लिए लगा कि ये ऐसे डिफरेंट केसेस जो है वो बड़ा रोमांच पैदा करते हैं, तो उसे बड़ी दिलचस्पी हुई। उसने कहा कि इस केस को मैं हैंडल करूँगा। सीनियर अफसरों ने उसे लगा दिया। भाई की शिकायत अब गुपचुप तरीके से जांच शुरू की। जांच शुरू करने के दौरान अब ये सबसे पहली चीज़ पता करनी थी कि ये असली भाई है कि नहीं है या कोई बहरूपिया है। तब कैसे हो? तो आजकल के ज़माने में, मॉडर्न टाइम में बड़ा आसान है, फिंगरप्रिंट्स। तो उस पुलिस वाले ने, समझदार था, सुलझा हुआ था, उसने कहा कि सबसे आसान तरीका है ये पता करने का। बाकी चीज़ें अगर मान लीजिए वो बहरूपिया है तो आप जो भी सवाल जवाब करोगे, माँ बाप का नाम, कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, तो अगर जब इतनी उस तरीके से ये साजिश गहरी होगी तो सब चीज़ रटा होगा। तो इसलिए, बल्कि उसने चाल ढाल भी कॉपी करने की कोशिश की होगी, तो इसलिए सच्चाई पता करने के लिए फिंगरप्रिंट ज़रूरी है। इसके बाद अब फिंगरप्रिंट्स लेना ज़रूरी था। अब फिंगरप्रिंट्स कैसे ली जाए, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट डायरेक्ट लेते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन खैर, किसी तरह से पुलिस ने
गुपचुप तरीके से सुधाकर रेड्डी की फिंगरप्रिंट्स ले ली। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद अब आधार कार्ड और बाकी ऐसे बहुत सारे जो दस्तावेज़ बनते हैं जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उस बैंक से, उस जगह से डेटा निकाला गया सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट्स का, और हॉस्पिटल में लेटे इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स को ले जाकर उससे मैच किया गया। जैसे दोनों फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया, पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स दोनों अलग अलग थे। शख्स एक, नाम एक, पहचान एक, फिंगरप्रिंट्स अलग। यानी ये बता रहे थे कि जो अस्पताल में लेटा हुआ शख्स है वो सुधाकर रेड्डी नहीं है। तो अब सवाल दो थे, अगर वो नहीं है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है? दूसरा सवाल ये कि अगर ये दूसरा है तो फिर सुधाकर रेड्डी की बीवी स्वाति रेड्डी क्यों उसे अपना पति मानकर जिद पर अड़ी हुई कि यही है, और उसने कोई शक नहीं जताया, किसी से शेयर नहीं किया? तीसरा, अगर उसके पति पे हमला किया किसी ने तो उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो ये सारी चीज़ें अब पुलिस के लिए शक पैदा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अब सुधाकर रेड्डी चूँकि अस्पताल में है, चेहरा झुलसा हुआ है, जख्म भी भरे हैं, उससे सख्ती से बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकते, और बिना सबूत के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को लेकर बाकी चीज़ें कैसे हों? तो पुलिस ने कहा कि एक आम तरीका इस्तेमाल करते हैं, स्वाति रेड्डी को बहुत प्यार से पूछताछ करते हैं और ये नहीं बताते हैं कि वो किस चीज़ की जांच कर रही है, कि एक शख्स असली है नकली है। उन्होंने स्वाति रेड्डी को बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हमला हुआ, एसिड फेंका किसी ने, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो स्वाति अब इधर उधर की बातें करने लगी। फिर उसने कहा, अच्छा जब ये हमला हुआ आपने अपने परिवार ससुराल वालों को क्या बताया? तो यहाँ पे स्वाति ने एक ऐसी लाइन बताई कि जो उसके थोड़े से झूठ को खोल गई। स्वाति ने बताया कि जब ये हमला हुआ मैं भागकर अस्पताल पहुंची और फिर अपने ससुराल वालों को बताया अगले दिन। अब सुधाकर की मां ने बयान दिया कि जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये हमले की बात कर रही है, उसी दिन उसने स्वाति से बात की, अपने बेटे से भी बात की, और उसने कहा कि हम लोग ठीक है, कहीं बाहर घूमने आए, अभी थोड़ी देर में घर लौटेंगे, फिर बात करते हैं। तो ये दो तरह के बयान कैसे? अब पुलिस को कुछ कुछ डाउट होने लगा। फिर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि स्वाति झूठ बोल रही है और कुछ छुपा रही है। फिर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। चूँकि वो पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, एक आम महिला थी, थोड़ी देर के बाद वो टूट गई और इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई, और पूरी कहानी कुछ यूँ थी। 2014 में स्वाति की शादी सुधाकर रेड्डी से हुई थी। अरेंज मैरिज थी, दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी कराई। स्वाति पेशे से नर्स थी, सुधाकर एक कंपनी में मैनेजर था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद, करीब 5-6 साल बाद, 18-19 की बात है, 2000, स्वाति के कमर पीठ में अचानक दर्द होने की शिकायतें आने लगी और वो परेशान रहने लगी। तो सुधाकर ने एक डॉक्टर जो था उसको दिखाया। फिर उसने कहा कि इसको फिजियो की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने लगी। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश। 2019 के आसपास की बात है ये सारी। जाते जाते अब वो लगातार फिजियोथेरेपी कराना था तो बराबर जाना था, और शुरुआत के 2-3 दिन छोड़कर, चूँकि सुधाकर अपने काम में बिजी रहता, स्वाति अब अकेले जाने लगी डॉक्टर राजेश के पास। डॉक्टर राजेश फिजियोथेरेपिस्ट, उसका फिजियो करते थेरेपी। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, और फिर प्यार इतना बढ़ा कि अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और यहीं से मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि स्वाति ऑलरेडी शादीशुदा थी, सुधाकर से शादी हुई थी। अब राजेश उससे शादी करना चाहता था। रास्ता ये था कि या तो वो सुधाकर को डिवोर्स दे और फिर शादी कर ले, बट वो चाहती नहीं थी कि उसके घर वाले भी मालूम था कि नहीं मानेंगे, ससुराल वाले भी नहीं, खुद सुधाकर नहीं मानेगा, और ऐसी कोई वजह नहीं थी डिवोर्स लेने की। तो फिर क्या करें? फिर उसने और राजेश ने मिलकर प्लानिंग शुरू की कि कैसे शादी हो सकती है। इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त टीवी पे लगातार साउथ इंडियन बहुत सारी फिल्में आती हैं अलग अलग चैनल पर। एक फिल्म थी ये वाडू या ये वाडू, YEVADU। ये फिल्म मैंने कम से कम 10 बार खुद देखी है। एक तो रामचरण है, दूसरे पता नहीं अल्लू अर्जुन है या विजय, दूसरा हीरो, मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और अक्सर सेट मैक्स पे ही मैं इसको देखा करता था। तो मुझे आज भी याद है वो पूरी फिल्म
कैसे एक हीरो की मौत हो जाती है और चेहरा भी उसका जल जाता है और फिर उस चेहरे को दूसरे हीरो का चेहरा दिया जाता है। ये कहानी थी, अच्छी कहानी थी। तो इत्तेफाक से ये फिल्म टीवी पे आ रही थी और स्वाति इस फिल्म को देख रही थी, ये वाडू। जब उसने इस फिल्म को देखा तो पहली बार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना इस कहानी को असली ज़िंदगी में उतारूं और सेम ऐसे ही चीज़ करूं जिससे सुधाकर से भी छुटकारा मिल जाएगा और राजेश उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। उसने ये बात राजेश को बताई, राजेश को भी आइडिया पसंद आया। इसके बाद इन दोनों ने करीब 20 बार इस फिल्म को देखा और इसकी हर बारीकी को समझा। जब सब कुछ हो गया तो फिर तय हुआ कि इसी प्लॉट पे काम करते हैं। अब साजिश का अगला चरण ये था कि सुधाकर को ज़िंदगी से हटाना है और राजेश को ज़िंदगी में लाना है। 26 नवंबर 2017, 26 नवंबर 2017, बल्कि ये मैंने 18-19 बोला आपको, ये 15 और 17 की बात है। शादी के 1-2 साल बाद ये अफेयर शुरू हुआ था। तो 26 नवंबर 2017 का दिन चुना स्वाति और राजेश ने। संडे का दिन था और सुधाकर घर पे था, छुट्टी थी उसकी और इसीलिए संडे चुना था। चूँकि स्वाति एक नर्स थी, उसे मालूम था कि बेहोशी की इंजेक्शन एनेस्थीसिया जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है और कितनी दी जाती है, कितने में बेहोश होता है, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया में आप ज़्यादा डोज दे दें तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो वो नर्स थी, संडे का दिन था, घर पे था सुधाकर। दोपहर में जब वो सो रहा था तब स्वाति ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, एनेस्थीसिया का, उसी डोज के हिसाब से। अब सुधाकर बेहोश हो गया। उसे पता था कि अब ये कितनी देर बेहोश रहेगा, चूँकि बीवी नर्स भी थी। जब वो बेहोश हो गया तब उसने राजेश को घर बुलाया, राजेश घर आया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर वजनी चीज़ से सुधाकर के सर पे वार किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर मर चुका है, फिर उसके बाद लोहे के रॉड से बल्कि मारा था। वो पुलिस ने बाद में बरामद किया। तो जब सर पे वार करने के बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद फिर लाश को घर में ही रखा। संडे के दिन जब रात हो गई तो इनके घर के पास थोड़ी दूर पर जंगल था और सुनसान रहा करता था, वो उनकी बस्ती से थोड़ा हटकर। फिर इन दोनों ने गाड़ी में लाश रखी, जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को खोदने के बाद बाकायदा अपने साथ पेट्रोल ले गए थे और लाश को आग लगा दी ताकि कल को कोई सबूत ना मिले। अच्छा, जब इन्होंने कत्ल किया तो सर पे वार करने के अलावा चेहरे पे भी बुरी तरह वार किया ताकि चेहरा, अगर ये लाश या कुछ हो जाए, गलती से मिल जाए, तो पहचान में ना आए कि मरने वाला कौन है। तो चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया। खैर, इसके बाद ले जाके पूरी लाश ही जला दी और जब इन्हें यकीन हो गया कि अब लाश के सारे सबूत ख़त्म हो गए, फिर दोनों घर आते हैं। अब साजिश का अगला चरण पूरा करना था। सुधाकर का काम हो चुका था, अब सुधाकर की जगह राजेश को लेना था। लेकिन राजेश कैसे सुधाकर बने, तो यह आइडिया स्वाति और राजेश ने मिलकर चुना था। हालांकि इसमें राजेश थोड़ा सा हिचक रहा था, इसलिए कि इस दूसरे चरण को पूरा करने के लिए खुद राजेश को अब तकलीफ से गुजरना था। चूँकि उसे एक नया चेहरा चाहिए था और वो भी सुधाकर का ही चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए। तो पहले चेहरा बिगाड़ना ज़रूरी था और ये किसी भी इंसान के लिए, उसे पता हो कि इस काम के लिए पहले मुझे इस तकलीफ़ से गुजरना होगा, मेरा चेहरा बिगड़ेगा, तो डर तो होता ही है। राजेश के अंदर भी था, लेकिन स्वाति ने उसको फिर समझाया कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ 30% तुम्हारा चेहरा जलाऊंगी। एसिड लेकर आई थी, नर्स थी, उसी हिसाब से उसने चेहरे के उस पोर्शन पे वो 30% एसिड, तेज़ाब राजेश के चेहरे पे डाला। उसे मालूम था कि 100% जलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, 30% में यह है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। तो राजेश का चेहरा उसने 30% तेज़ाब से जलाया, राजेश की मर्जी के साथ। और उसके बाद जैसे ही चेहरा झुलसा, ये बात है अगले मंडे की, यानी कि 27 नवंबर की। 26 नवंबर को पति का कत्ल, 27 नवंबर की सुबह। और उसके बाद फिर सीधे उसको लेकर अस्पताल भागती और जाकर कहती है कि कुछ लुटेरों ने हमला किया था, और फिर वहाँ ले जाकर उसका नाम वही रखती जो अपने पति का था। तो प्लानिंग यही थी कि उसके बाद वो ठीक हो जाएगा और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी, डॉक्टर को उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी हिसाब से उसका
सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये थी पूरी साजिश। बट इस साजिश में दूसरी चीज़ तो बाद में आई। पहली चीज़ ने जो शक का बीज बोया वो था वो मटन सूप, जो सुधाकर को अपनी माँ के हाथ का पसंद था और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए वो उस मटन सूप को पीने से कभी इनकार कर ही नहीं सकता था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में जब उसने अपनी माँ का मटन सूप पीने से इनकार किया तो वहीं से उसके भाई को शक पैदा हुआ। अब सवाल ये था कि उसने मटन सूप क्यों नहीं पिया, जबकि उसे ये भी पता है कि चूँकि हर एक चीज़ बताई गई थी उसे, स्वाति ने ब्रीफ किया था अपने पति की कमज़ोरियों के बारे में, शौक के बारे में, सब कुछ, कि मटन सूप पसंद है। पर यहाँ इसलिए वो मार खा गया क्योंकि वो वेजिटेरियन था, राजेश नॉनवेज नहीं खाता था और ये मटन सूप था, वो पी नहीं सकता था और इसीलिए तमाम चीज़ें, तमाम ज़िद के बावजूद उसने इनकार कर दिया। और इस एक गलती ने उसके भाई के दिल में शक पैदा किया और फिर वो पुलिस तक गया और फिर उस शक ने बहुत सारे शक पैदा किया उसके, फिर बातचीत, बर्ताव, बोलचाल, हर चीज़ में उसे लगा कि ये कोई और है और यहीं से ये केस पुलिस तक पहुंची और फिर पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। तो ये थी कहानी तेलंगाना की। अब इस कहानी की दो चीज़ें हैं, एक पत्नी कैसे पहले अपने पति को रास्ते से हटाती है और दूसरा जिसे वो अपना पति बना रही है, कैसे उसके चेहरे को खुद 30% एसिड से जलाती है। लेकिन ये सारी साजिश, सारी चीज़ें नाकाम रही। आखिर में सच सामने आया और स्वाति और राजेश दोनों अब पुलिस के कब्जे में हैं। इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, 302 का है। एक हंसता खेलता परिवार, एक अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी ज़रा सी गलती की वजह से बर्बाद हुई। और मैं कई बार पहले भी कई ऐसी कहानियाँ हुई जिसमें मैंने कहा कि अगर यहीं पे स्वाति और राजेश को वाकई शादी करनी थी और उन्होंने तय कर लिया था कि वो नहीं रहेंगे एक दूसरे के बिना, तो बड़ा आसान सा तरीका था। ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लगता, लेकिन वो डिवोर्स ले सकती थी, कम से कम किसी के जान लेने का पाप करने से तो बच जाती। बट कई बार कहते हैं इश्क अंधा होता है, शायद इसीलिए ये मुहावरा है। तो ये थी कहानी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जितने क्राइम के महारथी हैं, इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जिनका नाम है, उन सभी का एक उन सभी की बात कहनी है और उनका ये कहना है कि किसी भी क्राइम सीन को अगर कोई पढ़ ले तो फिर उस क्राइम को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब यहाँ पढ़ ले का मतलब ये होता है कि क्राइम सीन एक किताब के जैसी है और आपको उस किताब का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे बताया गया है कि एक क्राइम सीन में शामिल हर छोटी से छोटी चीज़ काफ़ी मायने रखती है और वो केस को बदल सकती है, केस को सुलझा सकती है। जैसे अगर किसी कमरे के अंदर कोई क्राइम होता है तो उस कमरे में रखे जितने सामान हैं वो तो है ही हैं, साथ ही फर्श, छत और दीवार ये भी अपने आप में बोलते हैं, ये भी कई बार सबूत उगलते हैं। तो एक अच्छा अफसर वही है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जो क्राइम सीन पे बारीक नज़र रखे और छोटी से छोटी चीज़ें देखे। कई ऐसी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई कि कैसे खून के कतरे से केस सॉल्व हो गया, दीवार पे कुछ निशान से हो गया, या और भी ऐसी ना मालूम कितनी कहानियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर उन चीज़ों को ध्यान से परखा जाए तो केस सॉल्व हो सकता है। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है जिसमें सिर्फ चाय के 2 खाली कप, उसकी वजह से एक कैसे मर्डर मिस्ट्री सुलझाई जाती है और उस खाली कप को देखने के बाद किस तरीके से जो पुलिस की टीम थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम, उनकी पारखी नज़र वो ये देख के भी पता कर लेते हैं कि ये उनका क्या मतलब, हम आप भी ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर कोई चाय पिए घर में या ऑफिस में कहीं और खाली कप रखा हुआ है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये कितनी देर से पहले ये कप रखा हुआ है, कब चाय पी गई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशारा कर देती हैं कितनी पुरानी है, कितने घंटे या कितने मिनट की। तो आज की कहानी 2 चाय की प्याली और उससे कैसे सुलझी एक मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी कर्नाटक के उडुपी की है, उडुपी शहर की कहानी है। उडुपी शहर में एक परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था विशाल गनिगा। विशाल गनिगा बड़ी होती है उडुपी में, फिर उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। शादी एक NRI से होती है और उसका नाम है रामाकृष्णन। रामाकृष्णन भी उडुपी का रहने वाला, लेकिन फिर नौकरी के लिए वो दुबई चला जाता है और दुबई में ही काम करता है और दुबई में ही रहने लगता है। शादी के बाद
विशाल गनिगा, विशाला बल्कि गनिगा, ये भी पहुंच जाती है दुबई और अपने पति के साथ रहती है। अब विशाला और रामाकृष्णन दुबई में रहते हैं। कुछ वक्त के बाद इनकी एक बेटी होती है। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। दुबई से छुट्टियों में ये लोग अक्सर घर भी आते हैं। अभी इसी मार्च के महीने में रामाकृष्णन और विशाला और उनकी बेटी छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया है। और मार्च में, तब आपको याद होगा कि मार्च एंड से पहले कोरोना का कहर नहीं था अपने देश में। असल में ये अप्रैल मई से शुरू हुआ, जो सेकंड वेव था। तो हालात ठीक थे, काफ़ी वक्त से ये लोग आए नहीं थे। तो मार्च में आए और उसके बाद कुछ वक्त रहे और फिर चले गए। जाने के बाद फिर जुलाई में 2 जुलाई को विशाला अपनी बेटी को लेके इंडिया आ जाती है और सीधे अपना उडुपी घर पहुंचती है। उडुपी शहर में विशाला के माँ बाप रहते थे और जहाँ पे माँ बाप रहते थे उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तरह से विशाला का ससुराल कहें, ससुराल इसलिए भी कहें कि जो पति है उसने एक घर खरीद रखा था रामाकृष्णन ने। तो वो उस घर में, वहाँ पे घर भी था और उसकी चाबी विशाला के पास थी, चूँकि पति तो दुबई में है और ससुराल का कोई वहाँ पे रहता नहीं था उस घर में। तो जब विशाला आई जुलाई में 2 को, तो अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद 12 जुलाई 2021, जुलाई का अभी ये महीना चल रहा आखिरी, तो आप मान के चलिए करीब 18 दिन पुरानी बात है ये। 12 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे विशाला अपने घर से अपनी मम्मी पापा से ये कहकर निकलती है कि कुछ बैंक का काम है, रामाकृष्णन ने कुछ पैसे और बाकी जो चीज़ें वहाँ से भेजी हैं, तो मैं बैंक जा रही हूँ और अभी लौट कर आती हूँ। क्योंकि उसी शहर में पली बढ़ी, सब कुछ वाकिफ़ थी। विशाला अपने माँ बाप से कहकर घर से निकल जाती है। दोपहर हो जाता है, विशाला घर नहीं लौटती। अब माँ बाप को लगता है, और फ़ोन करते हैं कि कहीं किसी दोस्त या किसी के पास पहुँच गई होगी, लेकिन फ़ोन बंद। तब उन्हें चिंता होती है। फिर वो पता करते हैं, पर विशाला की कोई खबर नहीं मिलती। फ़ोन भी बंद, विशाला की कोई सूचना भी नहीं। अब माँ बाप को चिंता होती। फिर उन्हें अचानक लगता है कि शायद विशाला किसी काम से अपने घर चली गई हो, जो पति के घर है रामाकृष्णन, जो वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। तो अब माँ बाप अपनी बेटी को तलाशते तलाशते उस घर पे पहुँच जाते हैं, जो एक तरह से ससुराल था विशाला का। घर जाकर वो दरवाजे को नॉक करते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं, लेकिन फिर अचानक वो धक्का देते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है, बंद नहीं है। माँ बाप अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। ड्राइंग रूम में विशाला फर्श पर पड़ी थी, बेसुध। जिस तरीके से पड़ी थी, पहली नज़र में देख के ही माँ बाप का दिल जो है बैठ जाता है। वो भागते हैं, बदहवास चेक करते हैं, सांसें चल नहीं रही थी। पास में एक तार पड़ा हुआ था, गले पे निशान था। उसको देख के साफ लग गया कि इस तार से ही गला घोंटकर विशाला को मारा गया। विशाला के घर से जब निकली थी तो उसने सोने के जेवर पहने हुए थे, गले में चेन था, अंगूठी थी, कड़े थे, वो सारी चीज़ें गायब थी और घर के कुछ सामान सारे जो है इधर उधर बिखरे पड़े थे। खैर, फ़ौरन विशाला के पिता ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम फ़ौरन पहुंचती है। विशाला को की लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऑफिशियली डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर करते हैं। अब पुलिस अपनी जांच करती है। इस दौरान में पता चलता है कि विशाला भी एक एनआरआई है, पति वहाँ है। दुबई में फ़ोन किया जाता है। पति भी बदहवास रोने लगता है। फिर वो कहता है कि वो आ रहा है इंडिया। अब इधर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू करती है, पूरे घर की, क्राइम सीन की बारीक नज़र से। इधर चूँकि एक एनआरआई के मामला था कत्ल का, उडुपी पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मीडिया में अगले दिन खबर आ चुकी थी। 6 पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है इस मर्डर केस को सुलझाने के लिए। अब ये 6 पुलिस जो टीम थी वो तफ्तीश करती है, घर के कई बार दौरे करती है। सारी चीज़ें देखकर ये साफ था कि माँ बाप से पूछताछ के बाद भी कि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे थे, शादीशुदा ज़िंदगी खुश थी, वो भी खुश थी, लेकिन सारे जेवर बदन से गायब थे, घर से सामान गायब था। तो यही था कि ये मामला रॉबरी का है, लूटपाट का है। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस वाले की नज़र ड्राइंग रूम में टेबल पर चाय की 2 प्याली पर पड़ी और उन दोनों में थोड़ी थोड़ी चाय बची हुई थी। वो चाय का कप देखता है, उसके बाद किचन की तरफ जाता है। जब वो किचन में पहुंचता है तो देखता है कि स्टोव पर एक बर्तन है
और बाकायदा उस बर्तन को देख के लगता था कि चाय इसी में बनाई गई है, और उसमें भी चाय की पत्ती और चाय के थोड़े से चाय बची हुई थी। चाय छलनी भी वहीं थी, और कुछ चाय शायद ढालते वक्त गिरी थी, तो वो भी, उसकी बूंदें भी वहाँ पड़ी थी। और इन सब चीज़ों को देखकर उसे एहसास हो गया था कि कुछ वक्त पहले, क्योंकि करीब सुबह 11 बजे निकली थी विशाला, 2 से 3 के बीच में माँ बाप घर पहुँचे थे उसके, और फिर आधा एक घंटे में पुलिस, तो ये पता चल गया था कि चाय जो है ये आज ही की बनी हुई है। अब पुलिस पूछताछ करती है कि और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, पति तो दुबई में है और कोई यहाँ आता नहीं था, चाबी विशाला के पास थी। लेकिन वो 2 कप देखकर पुलिस के पास ये था कि कोई ना कोई शख्स यहाँ आया, और चाय की प्याली को देख के ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो भी था अनजान नहीं था, क्योंकि अनजान लोगों के लिए कोई चाय नहीं बनाता। आपका कोई जानकार हो, और ख़ासतौर पर आप अकेले हैं, महिला हो, तो फिर आप घर में बुलाकर अनजान मेहमानों को नहीं बिठाते, चाय नहीं पिलाते। तो इसका मतलब है जो भी है जानने वाला। अब यहाँ से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की कि कौन हो सकता है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस दौरान में अब विशाला की पूरी शादीशुदा ज़िंदगी और उसके बारे में भी अब पुलिस ने जानना शुरू किया कि ये लोग हैं क्या। उडुपी में एक इलाका है ब्रह्मवार, वहाँ पे ये फ्लैट था जहाँ पे ये कत्ल हुआ था। अब इसके बाद पुलिस विशाला के मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और जांच शुरू करती है। तो देखती है कि आखिरी कॉल जो है विशाला के मोबाइल पर 12 जुलाई की दोपहर दुबई से है, और वो कॉल किसी और का नहीं है। जो नंबर है वो रामाकृष्णन का है, यानी कि विशाला के पति का है, और ये ठीक उस वक्त का है कॉल जब वो घर से बाहर निकली थी। अब आखिरी कॉल उसको देखने के बाद लोकेशन ट्रेस किया गया उस दिन का विशाला का, तो पता चला कि विशाला घर से तो निकली थी लेकिन बैंक नहीं पहुंची। बैंक से पहले ही पहुंचने से ये कॉल आया, और इस कॉल के बाद विशाला ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वो उस सोसाइटी में पहुंच गए, उस फ्लैट पे जो उसके पति ने खरीदा था। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा था कि अचानक बैंक जाना था और वो बैंक गई नहीं, आधे रास्ते से वो लौट गई और फिर फ्लैट पे पहुंच गई, और पति का फ़ोन, तो ऐसी क्या बात हुई। अब इस सवाल का जवाब पति ही दे सकता, और पति दुबई में। तो खैर पुलिस ने कहा कि अब पति के आने का इंतज़ार करते हैं ताकि पूछें कि ये मसला है क्या। अब इस दौरान में चूँकि कत्ल की खबर मिल चुकी थी, मौत की, तो रामाकृष्णन दुबई से अगले दिन उडुपी पहुंच जाता है। अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में वो शामिल होता है, एक पति के तौर पर जो भी रस्में थी वो सब निभाता है। पुलिस इंतज़ार करती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर पुलिस रामाकृष्णन से पूछताछ करती है कि उस दिन आपको किसी से शक है, किसी की दुश्मनी थी, और फिर उस कॉल के बारे में कि उसके मोबाइल पे आखिरी कॉल था, उसके बाद ना उसने किसी से बात की, ना कोई दूसरा कॉल आया। और आपके कॉल के बाद वो बैंक नहीं गई बल्कि उस फ्लैट पे गई जो फ्लैट बंद था, खाली था, और चाबी उसके पास थी। तो ऐसी क्या बात थी जो आपने बैंक से फ्लैट भेजा। रामाकृष्णन इसके बारे में गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस को उसके जवाब से मुतमईन नहीं थी। पुलिस को लगा कि कुछ छुपा रहा है रामाकृष्णन। पुलिस पूछती रही, लेकिन इसी दौरान में अब पुलिस ने चुपचाप से रामाकृष्णन के मोबाइल को भी खंगालने का फैसला किया, और उस मोबाइल में घुसकर सारे जो रिकॉर्ड है वो पता करने की कोशिश की, और इस काम में जुट गई। जैसे ही जुटी, एक अजीब सी जानकारी मिली। 12 जुलाई को बैंक से आने पहले रामाकृष्णन ने फ़ोन किया विशाला को, और उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद उसने 2 कॉल और किए। व्हाट्सएप कॉल थे, और ये कॉल उसने किए थे एक दूसरे शख्स को। और इस शख्स के बारे में जब पुलिस ने उस नंबर को देखा और पता किया, तो फिर पुलिस को सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद इस व्हाट्सएप कॉल का जो कॉल लॉग में उसने नंबर देखा, तो फिर पुलिस ने सीधे सीधे रामाकृष्णन को उठा लिया और बोला कि आपने जुर्म किया, आप एक्सेप्ट करो कि आपने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। रामाकृष्णन इनकार करता रहता है, लेकिन फिर पुलिस उसके सामने कुछ सबूत रखती है। उनको देखने के बाद रामाकृष्णन टूट जाता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। हुआ ये कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, दोनों दुबई में थे, एक बेटी हुई, लेकिन विशाला थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की थी, लोगों से मिलने जुलने में उसे कोई गुरेज नहीं था। लेकिन इन चीज़ों को लेकर
रामाकृष्णन एक गलतफहमी पाल बैठा। उसे लगा कि विशाला का किसी और से अफेयर है। उसको अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक होने लगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत खुल के लोगों से बात करती थी, जिंदा दिल इंसान थी। लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसी चीज़ें भी शक की वजह बन जाती हैं। तो रामाकृष्णन एक गलतफहमी और शक की बीमारी का शिकार हो गया। उसे अपनी उस बीवी पे शक होने लगा जो बीवी जिंदा दिल थी और बिल्कुल पाक साफ थी। लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा। फिर मार्च में जब इस साल कोरोना उस वक्त था नहीं, तो अपने परिवार के साथ आया। और वो आया यहाँ पर, और आने के बाद फिर उसे लगा, उसने कुछ बार फ़ोन पे बात करते हुए देखी, हालांकि वो तफ्तीश कर लेता तो शायद ये कदम ना उठाता, लेकिन उसके दिमाग में शक घर कर चुका था। तो उसे यहाँ आने के बाद फिर यकीन हो जाता है कि विशाला का किसी और के साथ कोई अफेयर है, और वो तय कर लेता है कि अब विशाला की जान ले लेगा। लेकिन कैसे? तो मार्च में जब यहाँ रहता है तो इस आने के बाद वो सारा अपना ध्यान इसी चीज़ पे लगा के रखता है कि किसी तरीके से विशाला को रास्ते से हटाना, लेकिन ऐसा कि उसके ऊपर शक ना हो, और कत्ल तब हो जब वो इंडिया में ना हो, दुबई में हो। इस दौरान में उसे फिर अखबारों और बाकी जगहों से पता चलता है कि कुछ सुपारी किलर नाम की चीज़ भी होती है जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं, किराए के कातिल। अब उसने इनके बारे में ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान में उसे पता चला कि गोरखपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पे कत्ल करते हैं। उसने कुछ अखबार में और कुछ पढ़ा था कि मुंबई और यहाँ वहाँ जाकर बहुत सारे लोग, यूपी के लड़के, और ये पैसे ले लेके छोटी छोटी रकम पे कत्ल कर देते हैं। तो फिर उसने गोरखपुर में एक सुपारी किलर है स्वामीनाथ के बारे में पता चला। ये गोरखपुर जाता है, स्वामीनाथ से मिलता है, उसको सारी चीज़ बताता है और कहता है कि उसे उसकी बीवी का कत्ल करना है। डील 5 लाख रुपए में तय होती है। 2 लाख रुपए वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है 3 लाख रुपए वो दुबई पहुंच कर देगा जिस दिन कत्ल हो जाएगा। पहला चरण यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद अब मार्च में उसको वापस जाना था। दुबई वापस जाने से पहले वो स्वामीनाथ और उसके एक दूसरे दोस्त को बुलाता है जिन दोनों को ये कत्ल करना था, उडुपी आता है। फिर अपने इसी घर में एक दिन वो उन दोनों को बुलाता है और विशाला से मिलाता है। कहता है ये दोनों हमारे दोस्त हैं, यूपी से हैं, और मैं दुबई में अगर रहूँ और तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो तुम इन दोनों को कांटेक्ट कर लेना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। पति के दोस्त पे विशाला ने भी भरोसा किया। उसने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। इसके बाद वो दुबई चला जाता है अपनी पत्नी और बेटी को लेकर। जुलाई में 2 जुलाई को फिर कि अब यहाँ पे थोड़ा ठीक है, तुम कुछ घर में और भी चीज़ें थी, उसी के आड़ में रामकृष्णन विशाला और उसकी बेटी को फिर से इंडिया भेज देता और ख़ुद साथ नहीं आता है। 2 जुलाई को विशाला यहाँ पहुँचती है, 10 दिन घर में रहती है। 12 जुलाई को दोपहर को जब विशाला घर से निकली कि मैं बैंक जा रही हूँ अपने माँ बाप से कहकर, तो जैसे ही वो निकली थी, 11 जुलाई से ही दोनों सुपारी कातिल उडुपी में डेरा जमाए हुए थे। रामकृष्ण फ़ोन करता है विशाला को, वो रास्ते में थी, और वो कहता है कि जिन दोस्तों से मैंने तुमको मिलाया था, वो दोनों दोस्त एक गिफ्ट पार्सल लेकर आए हैं, तो तुमको फ्लैट पे मिलेंगे अपने, तुम वहाँ जाओ। तो ये कहती मैं अभी बैंक के लिए निकली हूँ। बोला बैंक छोड़ दो, बैंक बाद में करना, उनको निकलना है, और वो गिफ्ट पार्सल है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो फिर उसे लगता है कि मेहमान भी वेट कर रहे होंगे और गिफ्ट पार्सल के नाम पे खुश भी हुई। तो बैंक छोड़कर अपने घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है दोनों घर के बाहर है, एक बड़ा सा पैकेट लेकर। वो पैकेट लेकर अंदर दोनों दाखिल होते हैं। उसके बाद वो पूछती चाय पियेंगे, वो दोनों कहते हैं हाँ। वो चाय बनाती है, दोनों को चाय देते हैं, दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद एक शख्स पीछे से आकर अचानक विशाला के गले में लोहे का तार डालता है और गला घोंट देता है। विशाला दम तोड़ देती है। फिर दोनों उसके बाद वो गिफ्ट पार्सल और विशाला के सारे सोने के जेवर जो पहने हुई थी वो सब लेती है और वहाँ से निकल जाते हैं और घर के सारे सामान को बिखरा देते हैं ताकि ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है। बाद में रामाकृष्णन के इस बयान के बाद उडुपी पुलिस यूपी पहुंचती है और गोरखपुर पुलिस की मदद से स्वामीनाथन और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेती है और अब तीनों जेल में हैं। तो ये पूरी कहानी ये है कि इसमें अगर 2 चाय की प्याली उस दिन ना होती तो उस पुलिस वाले का कहना था कि शायद उसे ये शक नहीं होता कि इस घर में कोई तीसरा कैसे कौन हो सकता था।
लेकिन उस चाय की प्याली ने शक दिया कि कोई ना कोई जानकार था। और दूसरा, उसी दिन अपनी पत्नी को दुबई से फ़ोन करना और व्हाट्सएप कॉल पर सुपारी किलर से बात करना, ये वो छोटी छोटी चीज़ें थीं जिसने रामकृष्णन का भांडा फोड़ दिया। और अब वो अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है, और उस वजह से उसने कत्ल किया जो वजह असल में कहीं थी ही नहीं। उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर शक था, और इस शक की वजह से उसने अपना एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। सुशील कुमार की कहानी आपको बड़ी डिटेल में सुनाई थी मैंने, और बहुत ही उस वक्त क्या कुछ हुआ। 4 मई को सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान का कत्ल हुआ, ये आपको पता है। इसके बाद एक मोबाइल की क्लिप हाथ लगती है जिसमें सुशील कुमार खुद पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद सुशील कुमार का नाम 5 मई को पहली बार सामने आता है। 5 मई को ही सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। पुलिस सुशील कुमार को ढूंढती है। करीब 18-20 दिन गुजर जाते हैं। 24 मई को सुशील कुमार आखिरकार गिरफ्तार, और इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही होती। कहानी सामने ये आती है कि सुशील कुमार का एक फ्लैट, उस फ्लैट को खाली करने के लिए सागर धनखड़ उसी फ्लैट में रहता था। कई बार कहा, लेकिन उसने खाली नहीं किया। और उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, जिसमें एक लड़का था सोनू महाल, और ये लोग उस फ्लैट पे कब्जा कर रहे थे, किराया भी नहीं दे रहे थे। और इसीलिए सुशील कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन लोगों की पिटाई की। सागर धनखड़, सोनू महाल और एक और लड़का, इसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई, सोनू महाल को चोट आई। बाद में पता चला कि सोनू महाल जो है वो काला जठेड़ी एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है, वो उसका भांजा है। और यहीं से एक नई थ्योरी सामने आई कि सुशील कुमार और काला जठेड़ी जो गैंगस्टर, इनमें दुश्मनी है। और इसके बाद फिर सुशील कुमार ने खतरा भी जताया, क्योंकि उसने काला जठेड़ी के भांजे पे हाथ उठाया था। और तब खबर थी कि काला जठेड़ी दुबई में है या फिर बैंकॉक में है। सुशील कुमार उसके बाद जेल चला गया। फिर एक ख़ास शख्स जो काला जठेड़ी का, लॉरेंस बिश्नोई, ये वो शख्स है, ये गैंगस्टर ये भी, और काला जठेड़ी का काम देखता है। इसने सलमान खान को भी मारने की एक तरह से एक बार धमकी दी थी, वो हिरन केस में। ये बिश्नोई बिरादरी का, और बिश्नोई बिरादरी राजस्थान में जो है वो हिरन को बहुत ही पवित्र चीज़ मानते हैं, और कोई अगर उनका शिकार करे तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। तो उसी को लेकर सलमान खान की जान को खतरा था लॉरेंस बिश्नोई से। अब पुलिस ने सागर धनखड़ तो मिला नहीं, भागा हुआ था, 7 लाख रुपए का इनाम था सर पर। लॉरेंस बिश्नोई तक अपनी जाल बिछाई, और फिर मकोका के तहत लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब ये सागर धनखड़ का खास आदमी था, और सागर धनखड़ हाथ नहीं आ रहा था, और पुलिस को चाहिए था सागर धनखड़। और सुशील कुमार इधर जेल में लगातार कह रहा था कि मुझे सागर धनखड़ से खतरा है, वो मार देगा मुझे। इसी चक्कर में सुशील कुमार को फिर एक दूसरे जेल से निकालकर तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले जिस जेल में था वहाँ सागर धनखड़ के लोग काफ़ी थे। तो पुलिस के लिए एक सिरदर्द था कि सागर धनखड़ को पकड़ो, वरना पता नहीं क्या साजिश करे और सुशील कुमार की शायद जान ले ले। पुलिस ने अपने सारे जाल बिछाए, अपने मुखबिर लगाए। इसी दौरान में लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने पकड़ा और उससे पूछताछ की, लेकिन 20 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा। वो जुबान नहीं खोली, उसने नहीं बताया कि सागर धनखड़ कहाँ है। पुलिस ने हर तरह से कोशिश कर ली, हार गई। इसके बाद आखिर में पुलिस कस्टडी खत्म होती है और वो जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। अब इधर पुलिस सागर धनखड़ को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। पहली खबर आई कि वो दुबई में है, फिर खबर आई कि बैंकॉक में है। और उसकी वजह ये थी कि जब भी कोई ऐसा कॉल आता और उसमें आवाज़ होती सागर धनखड़ की, और पुलिस जब उसको चेक करती तो पता चलता है कि ये तो बैंकॉक से है। अब सागर धनखड़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि एक तो सुशील कुमार को ख़तरा, तो जान बचानी, दूसरा वो 2020 फरवरी में फरीदाबाद से भागा था, कस्टडी में था, वो जेल में था मर्डर के चार्जेस में, और उसको उम्र कैद की ऑलरेडी सज़ा हुई थी, तो उसको ही पकड़ना था। 7 लाख का इनाम भी था। तो अब क्या करें? पुलिस ने अपनी तमाम कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद पुलिस ने एक प्लानिंग की। किसी क्रिमिनल को पकड़ने की एक बहुत सारे तरकीब होते हैं, पुलिस वाले अलग अलग अपनाते हैं, और कई बार वो तरकीब जो अपनाते हैं उसमें दोनों काम होता है। मकसद ठीक है, किसी को पकड़ना है क्योंकि वो कानून का दुश्मन है, लेकिन पकड़ने के लिए जो तरीका और जो जाल बिछाया जाता है वो कई बार कानून के ख़िलाफ़ भी होता है। लेकिन शायद इन चीज़ों को बाद में अनदेखी कर दिया जाता, अनदेखा।
तो दिल्ली पुलिस को सागर धनखड़ को पकड़ना था और सागर धनखड़ हाथ नहीं आ रहा। और फिर इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि जो कॉल बैंकॉक का दिखा रहा है वो एक्चुअली बैंकॉक से नहीं है, वो तो है इंडिया से ही। फिर पूरी जांच की गई तो पता चला असल में सागर धनखड़ किसी से भी बात करता तो वो पहले अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता और उसको वो भेजता बैंकॉक, और फिर बैंकॉक से उसके लोग जिस शख्स से बात करनी थी उसको फ़ोन मिलाते और उसकी ऑडियो को सुना देते। तो लगता कि ये बैंकॉक से कॉल आ रहा, और इसमें पुलिस कंफ्यूज थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर पुलिस ने एक तरकीब निकाली सागर धनखड़ तक पहुंचने की। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, तिहाड़ पहुंच गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स था जो सागर धनखड़ का पता दे सकता था, क्योंकि वो सागर धनखड़ का खास। पुलिस ने कहा कि किसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई तक एक फ़ोन पहुंचाया जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फ़ोन पहुंचाया जाए, वो भी कहाँ? लॉरेंस बिश्नोई है तिहाड़ जेल के अंदर। अब जेल में फ़ोन ये अपने आप में इलीगल है, लेकिन यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ना है, जाल बिछाना है, और तरकीब यही था। तो साजिश ये थी, बल्कि तरकीब ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई तक किसी ऐसे शख्स के ज़रिए फ़ोन पहुँचाया जाए जो लॉरेंस बिश्नोई का भरोसेमंद हो, ताकि उसे शक ना हो। और जेल में आमतौर पर लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कैदी बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये आम बात है। अब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ पहुंच गया। तो पहले फेज़ में साजिश के ये किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई तक तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी कीमत पर कोई फ़ोन ना पहुंचे, ताकि वो इतना बेताब हो जाए बात करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर तिहाड़ से या किसी भी जेल से अपना पूरा धंधा ऑपरेट करते हैं, तो आराम से अगर उनकी सही सेटिंग है तो फ़ोन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये था कि पहले तो उसको बेचैन करो, उस तक कोई फ़ोन ना पहुँचे किसी भी जेल ऑफिशियल की मिली भगत से। दिल्ली पुलिस ने इसका पूरा इंतज़ाम किया तिहाड़ जेल के ऑफिशियल के साथ मिलकर, और वाकई जो लॉरेंस बिश्नोई है उस तक कोई फ़ोन नहीं पहुँचा। अब धीरे धीरे वक्त बीता, लॉरेंस बिश्नोई को भी बात करनी है बाहर की दुनिया में अपने साथियों से, और इसी का फिर फ़ायदा उठाया गया। प्लानिंग ये थी कि उसके बाद जब बिल्कुल लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारो, और उसके बाद उसके पास फ़ोन पहुंचाओ। और आखिर में एक ख़ास मुखबिर के ज़रिए, जो लॉरेंस बिश्नोई का ख़ास था, एक मोबाइल फ़ोन ख़ुद पुलिस ने तिहाड़ भिजवाई, और वो फ़ोन लॉरेंस बिश्नोई के पास। अब लॉरेंस बिश्नोई के पास फ़ोन आ गया, उसने अपने लोगों से बात करना शुरू किया। इधर पुलिस कान लगाकर उस फ़ोन को सुनती रही कि कब ये काला जठेड़ी को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन पे बात होती रही। आखिरकार एक दिन उसने काला जठेड़ी को फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया पुलिस खुश। उसके बाद लोकेशन मिला यूपी का, लेकिन फ़ोन रखते ही जब तक कि उस लोकेशन पे पहुंच के बाकी जानकारी मिलती वो उड़ चुका था। अब पुलिस को फिर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन पहली बार ये कंफर्म हो गया कि वो ना दुबई में है ना बैंकॉक में है, बल्कि वो इंडिया में है। अब वो यूपी के अलग अलग जगहों पे भटक रहा है, घूम रहा है। इसके बाद फिर इंतज़ार, लॉरेंस बिश्नोई ने फिर एक दिन कई दिन बाद फ़ोन मिलाया, फिर बात हुई। 3 ऐसे मौके आए जब लॉरेंस बिश्नोई ने बात की, और तीनों ही बार पुलिस, लेकिन ये जानते हुए कि भी सामने काला जठेड़ी है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। हालांकि यूपी की खबर आने के बाद पुलिस की 30 अलग अलग टीमें लगा दी गई इधर उधर। इससे पहले हरियाणा में भी थी, दिल्ली में भी थी, पंजाब में भी टीमें थीं। कुल मिलाकर वक्त बीतता गया, फ़ोन आता और पता नहीं चलता। करीब 10,000 किलोमीटर की खाक छान ली पुलिस ने काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए, लेकिन काला जठेड़ी हाथ नहीं आता। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस पहुंचती और उससे पहले वो निकल जाता। तो ये सिलसिला चलता रहा। पुलिस ने काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए एक कोडवर्ड बनाया था अपनी टीम के लिए, जो 30 लोग थे। उस कोडवर्ड का नाम था OPD4, ऑपरेशन D4, और इसमें तमाम लोग लगे हुए थे। अब फिर से सारी चीज़ें थी कि लॉरेंस बिश्नोई फ़ोन करे और पता चले। ये सिलसिला चलते चलते आखिरकार पिछले हफ्ते लॉरेंस बिश्नोई ने फ़ोन किया। अब पुलिस की टीमें अलग अलग एक मैप भी बना दी कि जब वो फ़ोन करता उसके बाद किस लोकेशन पे जाता, फिर वहाँ से नया लोकेशन कौन सा दिखता। हालांकि पुलिस लेट पहुँचती, लेकिन वो करते करते पुलिस उस एरिया को ज़ीरो इन कर रही थी। और इसी दौरान लास्ट टाइम जब कॉल किया तो पुलिस को लोकेशन मिला सहारनपुर का। सहारनपुर में एक अमानत ढाबा है
वहाँ का लोकेशन था। इधर बातचीत चल रही थी। इस बार नसीब ने साथ दिया, पुलिस की टीम आसपास थी। पुलिस की टीम फ़ौरन उस अमानत ढाबे के पास पहुंचती है। वहाँ देखती है कि एक ढाबे के अंदर एक सरदार जी और एक महिला दोनों बैठे हुए हैं। पुलिस सरदार जी को दबोच लेती है। वो सरदार कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी था, क्योंकि उसने हुलिया बना रखा था सरदार का, बाल बढ़ा रखे थे, पगड़ी पहन रखा था, सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए। पुलिस उन दोनों को उठाती है। जो उसके साथ दूसरी थे वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि शायद उसने उससे शादी कर ली है। तो पकड़ती है। फिर क्लियर हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि 7 लाख का इनामी काला जठेड़ी है। इसके बाद उन दोनों को लेकर पुलिस दिल्ली आती है। अब दिल्ली में इनसे पूछताछ जारी है। 7 लाख का इनाम था। फरवरी 2020 से फरीदाबाद से गायब। और सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद जो एक नाम सबसे ज़्यादा सामने आया था वो यही था। तो अब एक तो काला जठेड़ी, दूसरा ये कि क्या सुशील कुमार से वाकई सुशील कुमार की जान को ख़तरा है और क्या कुछ है, ये सब कुछ उगलवाना चाहती है। हालांकि एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सुशील कुमार ने किसी तरह से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी से पहले ही कुछ लोगों के ज़रिए मैसेज पैगाम भिजवाया था कि वो उसने उसके भांजे की जो पिटाई हुई तो वो गलती से हो गई थी, तो वो माफ़ कर दे, वो दुश्मनी नहीं चाहता है। क्योंकि काला जठेड़ी के गैंग में बहुत सारे लोग, और एक ख़तरनाक बात और है कि जब गिरफ्तारी के बाद पता चला कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सबको मिलाकर जो बड़े बड़े छटे हुए बदमाश हैं, करीब 5 से 7 ऐसे गैंगस्टर, इन सब ने हाथ मिला लिया और ये सब एक साथ हैं। अब पता नहीं ये कौन सा बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं या कौन सी इनकी क्या साजिश प्लानिंग है, तो उसको लेके भी अभी पूछताछ जारी है। तो एक तो ये है, और दूसरा जिस गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ ये पकड़ा गया है, इसका नाम पहले भी एक दूसरे गैंगस्टर के साथ आया था, अनुराधा का। और पुलिस का ये कहना है कि हालांकि उनके पास खबर है कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली। और एक और चीज़ भी है कि जब लॉरेंस बिश्नोई तक फ़ोन पहुंचाया मुखबिर के ज़रिए, और जब ये पता चला कि ये पहले बैंकॉक भेजता ऑडियो रिकॉर्ड करके, फिर वहाँ से कॉल आता, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ कि वो इंडिया में है कि बैंकॉक में है। उससे पहले बीच में 1-2 इनपुट मिले थे काला जठेड़ी को लेकर, और वो इनपुट इसी अनुराधा की वजह से मिले थे। वो कहते हैं कि इश्क में कई बार आप जोखिम में पड़ते हैं, तो शायद वही था। काला जठेड़ी बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से बहुत एहतियात बरतता, फ़ोन पे बात नहीं करता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के लिए कई बार वो अपने ही रूल तोड़ देता था, और ये रूल तोड़ना उसके लिए बड़ा महंगा पड़ा। और पुलिस को जो शुरुआती एक जानकारी और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, वो अनुराधा और अनुराधा के करीब लोगों की वजह से ही मिली थी। और यही वजह है कि आखिरकार पुलिस को उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। तो ये थी कहानी। आस्था, अंधविश्वास, यकीन, मौत का डर, जिंदगी की चाहत, ये वो चीजें हैं जो हमारे आसपास अलग अलग शख्स में हमें दिखाई देती हैं। और इन सारी चीजों की वजह से बहुत बार कई सारी कहानियां बनती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसकी कोई दूसरी मिसाल है नहीं। ये न सिर्फ हैरत अंगेज है, ये न सिर्फ यकीन करने लायक नहीं है। जिस शख्स की ये कहानी है उस पर खुद कई लोग हंस सकते हैं, कई लोग उसे अंधविश्वासी बोल सकते हैं, कई लोग उसे उसका पागलपन कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ उसने किया और उसके पीछे की जो उसकी सोच है या उसके पीछे जो उसका यकीन है, उसको सुनने के बाद ज्यादातर लोगों को उससे हमदर्दी होगी, उस पर हंसी नहीं आएगी। कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ साल पहले की। एक मुझे याद है, बिहार में आईपीएस अफसर थे डीके पांडा। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं है तो कहीं गूगल में आप उनको देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल पे बड़े एक ज़माने में छाए थे। ये आईपीएस अफसर थे और पुलिस अफसर, एक बड़े सीनियर बिहार के, डीके पांडा। लेकिन एक रोज़ अचानक उनकी जो तस्वीर आई और जिस हुलिये में वो सामने आए, तो सभी चौंक उठे। पुलिस का ऐसा चेहरा शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। वो अचानक राधा के भेष में सामने आने लगे और अपने आप को उन्होंने राधा बताना शुरू किया। उसको लेके उस वक्त बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी बातें हुई, बड़ी स्टोरीज चली, फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीरें छपी, हेडलाइन चली। तो आईपीएस अफसर एक डीके पांडा, जो अचानक कहते हैं कि उनके सपने में कुछ चीज़ें आई, उसके बाद उन्होंने राधा का श्रृंगार किया और वो अपने आप में राधा को महसूस करते हैं।
तो बहुत सारी फिर बाद में खैर उन्होंने नौकरी भी छोड़ी, वीआरएस लिया। तो एक ऐसी कहानी सामने आई थी कि एक पुलिस अफसर, कोई आम आदमी नहीं, और वो अचानक एक दिन इस तरह से सामने आए। वो मैंने इसलिए दिया कि जो आज की कहानी है तो मुझे कहीं ना कहीं पांडा साहब की याद आ गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में कोई ऐसा शख्स हो जो पिछले 32 सालों से 32 ईयर्स औरतों के श्रृंगार में ही रहा हो। हर दिन वो सुबह उठ के सजता है, श्रृंगार करता है, औरतों के सारे कपड़े पहनता है, सुहाग की साड़ी पहनता है, कान में झुमका पहनता है, नाक में नथिया पहनता है, हाथ में बालियां पहनता है और पूरा 16 श्रृंगार करता है। और इसके बाद वो घर से निकलता, अपने काम पे जाता है और पूरे दिन फिर उसी भेष में वैसे ही औरत बनकर वो काम करता है और फिर घर लौटता है। फिर अगले दिन से सुबह की शुरुआत उसकी इसी तरह से होती है। वो उठता है, सजता है, संवरता है, साड़ी पहनता है और एक दुल्हन की लिबास में लगभग, क्योंकि सिर्फ कपड़े पहनकर वो औरत नहीं बनता है बल्कि बाकायदा पूरा 16 श्रृंगार करके वो तैयार होता है और फिर अपने रोजमर्रे की काम को अंजाम देता है। और ये 32 साल से सिलसिला चला आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों करता है, इसको लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो उसकी कहानी है और इस औरत बनने की, एक मर्द जो पिछले 32 सालों से औरत बनकर जी रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है वो इसके 16 श्रृंगार और औरत बनने से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी यूपी की है। यूपी में एक गांव है जलालपुर, और उसी जलालपुर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट है जलालपुर में, एक हौस खास इलाका है और इसी हौस खास इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम है चिंताहरण चौहान। तो ये कहानी है चिंताहरण चौहान की। बात पुरानी है, 70 के दशक की होगी, बल्कि 60 के दशक की। चिंताहरण एक गरीब परिवार में पैदा होता है, वहां पे सारे लोग मजदूरी करते हैं। जब चिंताहरण की उम्र सिर्फ 14 साल थी तब उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ महीने तो ठीक था, लेकिन फिर साल भी पूरा नहीं हुआ और चिंताहरण की पहली वाइफ की डेथ हो गई 14 साल की उम्र में। एक तरह से बाल विवाह को लेकर हमारे देश में बहुत कानून है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ 60-70 के दशक की, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारें हुआ करते थे बस, न्यूज़ चैनल भी नहीं थे। तो और हमारे गांव में और ऐसी जगहों पे बच्चों की ये शादी आम बात थी। तो चिंताहरण भी इससे अछूता नहीं रहा था। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन पहली बीवी की मौत हो गई। मौत के बाद पहली बीवी के अब रोजी रोटी कमाने के लिए चिंताहरण यूपी छोड़ता है, गांव छोड़ता है और वो पहुंच जाता है कोलकाता। कोलकाता में जाकर अब वो छोटी मोटी मजदूरी, पहले ईंट के भट्टी में काम करना, ये सारी चीजें शुरू करता है। फिर एक रोज उसे एक दूसरी नौकरी मिलती है। वहां पे जो मजदूर लोग काम करते थे अलग अलग जगहों पर, उन मजदूरों तक खाना पहुंचाने का, कई लोगों के पास टेंडर था, तो दिन में मजदूरों को खाना पहुंचाते 2 वक्त का, तो उसके लिए उन्हें कुछ आदमी चाहिए था। तो उसमें एक चिंताहरण चौहान तो ये भी था। तो ये करता क्या कि मजदूरों के खाने के लिए पहले ये राशन लेता, फिर वो खाना कोई और बनाता, फिर वो उसको वहां पे डिलीवर करता। ये चीजें चलती रही। इत्तेफाक से जिस दुकान से ये राशन लेता था कोलकाता में, उसका मालिक जो था दुकान का, वो चिंताहरण की कामयाबी, मतलब ईमानदारी और उसकी मेहनत और इन सारी चीजों को देख के कैसे लगन से काम करता है, वो बड़ा प्रभावित हुआ। उस राशन के दुकानदार की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। अब तक चिंताहरण की भी उम्र 20-22 साल हो गई थी। कोलकाता में अपना ठीक ठाक नौकरी, सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में उस राशन के दुकान के मालिक ने देखा कि चिंताहरण शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है। उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने। चिंताहरण तैयार हो गया, पर उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इसके बाद उस दुकानदार की बेटी से चिंताहरण की शादी हो जाती है। चिंताहरण की दूसरी शादी थी। अब चिंताहरण अपनी दूसरी बीवी के साथ कोलकाता में, उसका धंधा भी ठीक चल रहा था, खुश ठीक ठाक जिंदगी बीत रही थी।
लेकिन इसी दौरान चिंताहरण के साथ काम करने वाले कुछ और लोग थे जो उसी के गांव के थे, यूपी के। उनको उसकी शादी के बारे में पता चलता है। वो यूपी में उसके गांव तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि चिंताहरण ने दूसरी शादी कर ली है और वो एक बंगाली लड़की है। गांव वालों तक ये जब खबर पहुंची तो चिंताहरण के माँ बाप इसको लेके परेशान हुए, गुस्सा हुए। उन्होंने कहा दूसरी बिरादरी में शादी की है, कोलकाता में हमसे बिना पूछे हुए। और जात बिरादरी बड़े उस दौर में क्या आज के दौर में भी बहुत ये एक बड़ी चीज है, ये मानिए या ना मानिए। तो घर वालों को पता चला कि एक बंगाली लड़की से शादी की, घर वाले नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। और ये मैसेज उन्होंने चिंताहरण के दोस्तों के जरिए जो गांव आए थे छुट्टियों में फिर कोलकाता के, उन्हें बता दिया। अब चिंताहरण पारिवारिक आदमी था, उसे लगा उसके माँ बाप जो है वो नाराज हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं समझाऊंगा। चिंताहरण एक रोज कोलकाता से बिना अपने उस दुकानदार ससुर जो हो चुके थे उनको या अपनी पत्नी को कुछ बताए वो कोलकाता से यूपी पहुंच जाता है। अच्छा, जब उसकी शादी हुई और वो तमाम लोग थे, उसने कभी अपने गांव का पता बताया नहीं था कि यूपी में वो कहाँ रहता। बस इतना पता था कि यूपी में किसी बड़े जिले का नाम बता दिया, एग्जैक्ट पता नहीं मालूम था। अब एक रोज सोकर उठी चिंताहरण की पत्नी, उसने देखा पति गायब। अब तो ससुर भी उसे ढूंढ रहा है, बीवी का रो रो कर बुरा हाल। और ये इधर गांव पहुंच गया। गांव में माँ बाप ने कहा कि हम किसी भी कीमत पे शादी को नहीं मानेंगे, बल्कि फिर ये भी कहा कि अब तुम कोलकाता भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जाओगे तो तुम फिर उसके पास भी जाओगे। माँ बाप को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए चिंताहरण गांव में ही रुक गया। छोटी मोटी मजदूरी करने लगा, कोलकाता नहीं गया। साल बीत गया। एक साल के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया है और चोरी छुपे चला आया हूँ। पत्नी को भी पता नहीं है, ससुर को भी पता नहीं है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर से अपने घर वालों को ये बोलकर कि वो नौकरी के लिए जा रहा है और ये नहीं बताता कि कोलकाता जा रहा है, और कोलकाता पहुंच जाता है। कोलकाता पहुंचकर वो अपने ससुराल पहुंचता है। ससुर उसे देखता है, रोना शुरू कर देता है। उससे गुस्सा भी होता है, उसे झड़कता भी है। चिंताहरण को लगा कि जो उसने किया उसके लिए ये सब कुछ होना ही चाहिए था उसके साथ। लेकिन जब ससुर ने बताया कि तुम जब छोड़ कर गए, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, रास्ता तका, उसे लगा कि तुम इधर उधर कहीं हो, कहीं मुसीबत में हो, फंस गए हो या घर चले गए, लौट आओगे। लेकिन इंतजार लंबा होता गया, दिन हफ्ते में, हफ्ता महीने में बदलता गया और तुम नहीं लौटे। और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही, जब उसकी उम्मीद खत्म हो गई कि तुम लौट कर आओगे, एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर चिंताहरण हद से ज्यादा अफसोस और गम में डूब गया। उसे लगा कि उसकी वजह से उसकी पत्नी ने जान दे दी, और ये बात उसके दिल में बैठ गई। लेकिन जो होना था हो चुका था। चिंताहरण की गलती की वजह से उसकी पत्नी सुसाइड कर चुकी थी। वो फिर कुछ वक्त कोलकाता में रहा, उसका दिल लगा नहीं। अब फिर से वो वापस गांव आ जाता है। गांव आकर अपने माँ बाप, रिश्तेदारों को सारी बात बताता है। फिर वो भी कहते हैं कि चलो अब एक नई जिंदगी शुरू करो, उसे भूल जाओ, उस गम को भूल जाओ। और चिंताहरण गांव में ही फिर से मजदूरी करने लगता है। फिर घर वाले कहते हैं कि इसको वापस ढर्रे पे लाने के लिए, चूंकि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, और इस गम से निकालने के लिए इसकी शादी कर दी जाए। तो माँ बाप के कहने पर, उनके फोर्स करने पर चिंताहरण की एक बार फिर से शादी कर दी जाती है। ये चिंताहरण की तीसरी शादी थी। इस शादी से उसके बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद धीरे धीरे और भी उसके बच्चे पैदा हुए, और अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। इस दौरान में चिंताहरण को अपनी दूसरी पत्नी, जो कोलकाता की थी, बंगाली लड़की, वो सपने में आना शुरू हो जाती है। और हमेशा आकर वो उससे शिकायत करती है कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। जब वो सपने में आना शुरू होती है, उसके बाद चिंताहरण की अब जिंदगी भी बदलने लगती है। चिंताहरण अचानक बीमार पड़ने लगता है। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते हैं घर वाले, कुछ बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो कमजोर होता जा रहा था। इस दौरान में लगातार उसकी पत्नी हर दिन सपने में आ रही है, दूसरी वाली। फिर अचानक परिवार में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीमार चिंताहरण पड़ा, लेकिन उसके फादर, उसके पिता, जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, राम जीवन, एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। अभी परिवार अपने मुखिया रामजीवन की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसके कुछ महीने बाद ही
उसके छोटे भाई, बल्कि पहले बड़े भाई छोटू, बड़े भाई का नाम छोटू था, उसकी मौत हो गई। छोटू की मौत के फिर कुछ महीने के अंदर अंदर छोटू की वाइफ इंद्रावती की मौत हो गई। इंद्रावती की मौत के बाद उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इस बीच में चिंताहरण की मां की भी मौत हो चुकी थी। तो बड़े भाई, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत के बाद अब उसके छोटे भाई बदायूं, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके एक और भाई की 3 बेटियां थी, उन तीनों की डेथ हो गई। 4 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई। कुल मिलाकर बेहद कम वक्त में इस परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई। और पूरे गांव में यह था कि अचानक क्या हो गया है। चिंताहरण के परिवार को जो एक एक कर जान जा रही है, माँ, बाप, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और यहां तक कि खुद चिंताहरण के भी 2-3 बच्चे, 3 बच्चे बल्कि, इनकी मौत हुई। चिंताहरण और पूरा परिवार परेशान। अब घर में परिवार के नाम पे बचा कौन? एक चिंताहरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, सिर्फ टोटल 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार सदमे में था। दूसरी पत्नी लगातार सपने में आ रही थी और शिकायत कर रही थी कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब चिंताहरण डरने लगा, उसे लगा 14 लोगों की मौत हो गई, अब जो बाकी बचे हैं इनकी भी बारी आएगी और ये सब मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से माफी मांगना शुरू कर दिया। वो माफी मांगता, फिर उसके बाद हर रोज लगभग पत्नी सपने में आती और ये बात वो सबसे शेयर भी करता। अब वो सपने में भी पत्नी से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें बिना बताए हुए नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी जान वक्त से पहले गई, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ कर दो। उसने कई बार सपने में माफी मांगी और फिर एक बार उसको उसी सपने में उसकी दूसरी पत्नी आकर कहती है, ठीक है तुम्हारे, बल्कि इससे पहले उसने ये कहा था, जब शुरू में उसके फादर और एक भाई की मौत हुई थी, जब ये माफी मांग रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम परिवार में अपनी एक एक का मौत देखो, जिस तरह से मैं गुजरी हूं अब तुम्हें उसका दर्द का एहसास होगा। तो जब 14 लोगों की मौत हो गई, उसने माफी मांगी, तो एक रोज सपने में उसकी दूसरी, वही बंगाली पत्नी, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, शर्त एक है, शर्त यह है कि कल से तुम औरत के वेशभूषा में रहोगे, तुम औरत बनकर जियोगे, और उसकी वजह यह है ताकि जब तुम औरत बनकर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम एक औरत बनकर रहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी बचे हुए लोगों के परिवार की मौत को देखने के लिए तैयार हो। इसने वादा किया सपने में कि ठीक है तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। 1989 की बात है ये, जब महीना याद नहीं उसको ठीक से, लेकिन 1989 की बात है, जब आखिरी दिन सपने में उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, मैं अब औरत बनकर ही जीऊंगा जब तक जीऊंगा। और वो कहती है कि तुम 16 श्रृंगार करोगे, औरतों के भेष में रहोगे, अपना हर काम यही करोगे, तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे सुबह से शाम तक तुम औरत के ही लिबास में रहोगे और औरत बनकर ही रहोगे। चिंताहरण उसकी इस शर्त को मान लेता है। अगले दिन सुबह उठता है, अपने ही घर की औरतों की वो साड़ी उठाता है, उनके कपड़े उठाता है, मेकअप करता है, कान में झुमका पहनता है, हाथ में बाली पहनता है, सिंदूर लगाता है, नाक में नथिया पहनता है। और जब वो इस तरह से तैयार होकर घर के बाहर निकलता है तो पहले तो घर के लोग हंसते हैं, फिर जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो हंसते हैं, फिर वो खेत पे जाकर मजदूरी कर रहा होता तो वहाँ बाकी मजदूर उसे देखकर हंसते हैं, और वो सबकी हंसी को नजरअंदाज करता और अपना काम करता और घर चला आता है। और उसके बाद से उसने ये सिलसिला बना लिया। इत्तेफाक की बात है कि उसकी उस वक्त भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद उसकी सेहत सुधरने लगी, धीरे धीरे वक्त बीता, लोग हंसने लगे, लेकिन फिर उनको भी आदत पड़ गई और उनकी भी हंसी रुक गई, पर उसने किसी से शेयर नहीं किया था तब तक बात। उसके बाद 89 गुजर गया, 90 आया, 1990। वो पहला साल था जो पिछले कई सालों के बाद ऐसा गुजरा जिसमें उसके परिवार में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। इस चीज ने उसके इस सोच को, इस विश्वास को और भी पक्का कर दिया, पुख्ता कर दिया कि
जो उसकी दूसरी पत्नी है, जो कुछ उसने कहा था वो सही है, उसकी शर्त मान ली है, उसने शायद माफ़ कर दिया है, बट ये है कि अब औरतों की तरह ही रहना है तो अब ऐसे ही रहूँगा ताकि अपनी जान और अपने बाकी बचे हुए परिवार की जान को बचा सके। और फिर उसने रूटीन बना लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, आज हम 2021 में हैं, करीब 68 साल की उम्र हो चुकी है चिंताहरण चौहान की। आज भी चिंताहरण चौहान वैसे ही साड़ी में, वैसे ही श्रृंगार के साथ रहता है, वैसे ही अपने सारे काम करता है। उसके 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ठीक हैं और पूरा जो घर है वो खुशहाल है। वो 14 लोगों के बाद इसके बाकी बचे हुए परिवार में से किसी की जान नहीं गई। इसके बाद जब थोड़ा बीच में वक्त बीता और उसे लगा कि अगले 2, 4, 5 साल में कोई मौत नहीं हुई, तब उसने लोगों से पहली बार और अपने परिवार से ये खुलासा किया। उसने बताया कि तुम अचानक एक सुबह उठकर औरतों के लिबास में क्यों आए। तब उसने कहानी सुनाई कि मेरे सपने में मेरी दूसरी पत्नी आती थी और उसने ये शर्त रखा था कि अगर तुम ये रहोगे, तुम औरतों के लिबास में औरत बनकर रहोगे तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, और जब तक तुम ऐसा करोगे तुम्हारे परिवार में और कोई मौत नहीं होगी। तो बोला अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए मुझे ये श्रृंगार, ये अवतार लेना पड़ा और मैं तब से औरतों की तरह ही रहता हूँ। जब उसकी ये कहानी लोगों ने सुनी तो फिर उसके बाद चिंताहरण चौहान पर हंसी नहीं आई, बल्कि उसके इस सोच पर और ये कि अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए जो उसने कुर्बानी दी, उसके लिए लोगों के दिलों में उसके प्रति एक हमदर्दी सी आ गई। आज 68 साल का हो चुका है चिंताहरण। यूपी के इसी जलालपुर डिस्ट्रिक्ट के हौस खास गांव में वो अपने परिवार, बेटे के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है और सभी ठीक ठाक हैं। और 14 अपने खास माँ बाप, भाई भाभी, छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे, अपने 1-2 बल्कि 3 बच्चे, इन सब की मौत के बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं, सलामत हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और चिंताहरण का आज भी यही मानना है कि ये सब कुछ उसकी दूसरी पत्नी की उस शर्त की वजह से हुई, जो उसने सपने में आकर कहा था और जिस दिन उसने माफी दी और जिस दिन से उसने कहा कि तुम औरत बनकर रहोगे। और उसने ये भी कहा है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं, वो अपनी दूसरी पत्नी की शर्त को मानता रहेगा। तो ये थी कहानी। अजीब लगता है, मतलब यकीन नहीं होता सोचकर कि आज के दौर में भी ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा कोई शख्स हो सकता है। कोई सपने में आए, सपने में धमकाए, सपने में कहे कि हम तुमसे बदला लेंगे और सपने में ही वो माफ़ी मांगे और सपने में ही वो उसे माफ़ करे और सपने में ही वो उसके सामने शर्त रखे कि तुम्हें अब कैसे जीना है, और वो शर्त को माने, कबूले, न सिर्फ कबूले बल्कि 32 सालों से लगातार उसका पालन करे। बहुत सारी जगहों पे चिंताहरण की खबरें भी छपी, कुछ विदेशी मीडिया तक ने कवर किया, और आज भी ये जो हौस खास जलालपुर में है गांव, इसका नाम भी चिंताहरण की वजह से शायद ज़्यादा फेमस हो गया। तो ये थी कहानी चिंताहरण की। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एक कहानी है क्राइम्स सीरियल किलर की जिसमें पूरी फैमिली सीरियल किलर है। इनको पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान किया गया, पर क्या वो इनाम किसी को मिला? क्या ये सीरियल किलर फैमिली पकड़ी गई? ये क्यों कत्ल करते थे? कितने लोगों को मारा, कैसे मारा, क्या तरीका था, और क्यों एक फैमिली ऐसे संगीन जुर्म में एक साथ शामिल हुई? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसमें कोई एक क्रिमिनल निकलता है, एक बदमाश निकलता है, बाकी शरीफ होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली अगर सीरियल किलर हो तो ये बात थोड़ी सी चौंकाती है। तो पूरी कहानी में आपको ये आज सारी चीजें मैं बताऊंगा। कहानी 1870 की, 1870, मतलब करीब 30 साल उधर, करीब 150 साल होने को है। 150 साल पुरानी कहानी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है कैंसस, उस वक्त वो इंडियन टेरिटरी कहती थी, आजकल जो उसको कहते हैं जो वहां के लोग, ओक्लाहोमा। तो कैंसस ओक्लाहोमा की कहानी, और ये कहानी इसलिए सुर्खियों में आई कि अभी कुछ साल पहले इसी कैंसस की उसी जगह की जमीन की नीलामी हो रही थी। शायद अब वहां होटल बन गया है, और जब इस जमीन की नीलामी की बात आई तो फिर वो 150 साल पुरानी कहानियां लोगों को अचानक फिर से याद आ गई। कहानी एक सीरियल किलर फैमिली की। 1870-1850 के दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल था, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अलग अलग वजहों से। तो यूरोप के बहुत सारे लोग
अमेरिका पहुंच रहे थे और ये ज़्यादातर बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे। उन्हीं में से कहते हैं कि जर्मनी की एक फैमिली 1870 में कैंसस पहुंची। अब वहां जो लोग पहले से रह रहे थे तो उन लोगों ने हालांकि ना उनका स्वागत किया, ना ये भी है कि उनसे मुंह फेरा। उन्हें लगा एक नया पड़ोसी है, ठीक है, रहने दो। तो ये लोग बिजनेसमैन फैमिली थी, वहां पहुंची और कहते हैं कि उस वक्त, उस जमाने में उन्होंने करीब 160 एकड़ 160 एकड़ की एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी जिसमें उन्होंने खेती के लिए जमीन यूज किया, फल को लगाया, उसमें सेब के फल लगाए, पेड़ लगाए और एक 2 रूम का छोटा सा वो बनाया घर। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। इनमें सबसे जो बड़े फैमिली के मुखिया थे वो थे जॉन ब्लेंडर्स। जॉन बेंडर्स की उम्र उस वक्त करीब 60 साल थी। जॉन बेंडर के अलावा उनकी पत्नी केट बेंडर्स, उनकी उम्र 55 साल थी और उनके 2 बच्चे थे, एक जॉनी जिसकी उम्र 27 साल और एक बेटी केट बेंडर्स जिसकी उम्र 24 साल। तो ये 4 लोग आकर कैंसस में बस जाते हैं। जिस जगह पे इन्होंने ये अपना एक घर बनाया हट टाइप का, उसके रास्ते से होकर उस जमाने में ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और बाकी इस तरीके की चीजें, मोटर गाड़ियां और ये सब शायद नहीं थी। तो ये लोग वहां बस जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। 1870 में आते हैं, 70 के बाद 71, 72, 3 साल ये वहां पे रहते हैं। इन 3 साल में एक अजीब चीज होती है। इस कैंसस के इलाके में जहां पे 160 एकड़ के इलाके में ये लोग, ये 4 फैमिली रह रही थी, उस तरफ बहुत सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस फैमिली में जो जॉन बेंडर्स थे उनको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, जर्मनी से आए थे। उनकी वाइफ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन बेटी जो थी केट वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। और इन चारों के बारे में ये था कि जो बेटी थी और वाइफ थी ये दोनों बहुत ही रिलीजियस थे और इनके बारे में ये भी था कि ये आत्माओं से, मुर्दों से बात करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इनका ये था कि मुर्दों से बात करने के अलावा ये आत्माओं से बात करके बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी पहेलियों को भी सुलझा देते हैं। तो ये बात सारी पड़ोसियों तक भी फैली थी और शाम होते ही ये लोग अपने काम पे लग जाते थे इसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो इस बीच में कई लोग गायब होने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार ढूंढा, उस इलाके में आए, पूछा, बेंडर्स फैमिली से भी पूछा। उन्होंने कहा इस तरफ से कारवां लोगों का गुजरता है, वो आए चले गए, हमें नहीं मालूम। बाकी ने भी किसी ने नहीं बताया। जहां पे बेंडर्स फैमिली का घर था ये, इसके बाद से फिर बाकी घर कम थे, फिर वो बिल्कुल सन्नाटा था, नदी थी, सड़क थे, तो आगे गुजर जाते। तो कुल मिलाकर आखिरी जो विटनेस होता वो बेंडर्स फैमिली एक तरह से होता, किसी भी कारवां के गुजरने के, मुसाफिर के गुजरने के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि जो 2 इन्होंने घर बनाए वो बड़ा अजीब सा था। उसको अगर एक बार आदमी जाए तो देखने में लगेगा कि एक रूम है, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स बल्कि दीवार टाइप की बना रखी थी और उसके पीछे एक दूसरा कमरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि, और रोजी रोटी रोजगार का कोई साधन था नहीं, सब्जियां वब्जियां लगाते थे, फल उगाते थे, तो कई ऐसे मुसाफिर गुजरते तो इन्होंने उसी जगह पे एक दो टेबल डालकर तो उनके लिए खाना, नाश्ता, ड्रिंक वो कर लिए। मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कि लोग आए यहाँ पे, अगर उनको भूख लगी कुछ खाएं तो उससे उनकी जिंदगी चलेगी। तो आते थे मुसाफिर, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस दौरान में अचानक लोग गायब होने लगे। अब दूर दूर से लोग पूछने आने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान में बात अप्रैल 1873 की है। अप्रैल 1873 एक कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क नाम के शख्स, ये यूएस मिलिट्री में कर्नल थे, और उनके एक और भाई थे। ये फैमिली बहुत ही पहुंच वाली थी, जो कैंसस में सेनेटर थे। और इन दोनों का एक और भाई था, डॉक्टर विलियम यॉर्क। डॉक्टर विलियम यॉर्क कुछ दिन पहले अपने घर से निकले थे और फिर वो घर नहीं लौटे, जबकि उनको 1 हफ्ते के अंदर लौट आना था। अब जब वो नहीं लौटे तो उनके दोनों भाई परेशान हो गए। दोनों भाई ताकतवर, एक सेनेटर, एक मिलिट्री में कर्नल। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको ढूंढना चाहिए।
उन्होंने ढूंढने का फैसला किया, इधर उधर भटकते रहे। कहते हैं करीब दर्जन भर लोगों को लेकर उन्होंने उस जमाने में अपने भाई को ढूंढना शुरू किया, जहां तहां गए, नहीं मिला। रास्ते भी कई खतरनाक थे। फिर बाद में करीब 100 लोगों की टीम बनाई। उससे पहले उन्होंने पुलिस और बाकी जगह भी इन्फॉर्म किया, लेकिन भाई उनका कर्नल आर्मी से छुट्टी लेकर आया। सेनेटर भी उसकी मदद में लगे और दोनों ने ढूंढना शुरू किया। 100 लोगों की टीम के साथ आसपास के तमाम इलाकों में भेजा। ढूंढते ढूंढते एक रोज अप्रैल 1873 में कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क, जो कि कर्नल थे, वो कैंसस के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बेंडर्स फैमिली रहती थी। और वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करते करते कर्नल आखिरकार बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि इस तरह के हुलिया के लोग और आपने ऐसे देखे? बेंडर्स फैमिली के चारों लोग मौजूद थे। उनमें से उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हमने इनको देखा था कुछ वक्त पहले, यहाँ शाम को आए थे, लेकिन फिर वो चले गए आगे। आस पड़ोसियों से भी पूछा, कोई पता नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि इस फैमिली में से जो इनकी बेंडर्स की वाइफ है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है और ये कहते हैं मुर्दे और ये सारे लोगों से भी बात करती है और ये जो गायब चीजें हैं उनके बारे में भी पता कर सकती है। तो कर्नल को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो मिसेस बेंडर के पास गई और उसने मिसेस बेंडर से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके भाई के लिए। तो डॉक्टर विलियम यॉर्क कहाँ गायब हुए, उसने उनके सामने ही कुछ एक स्पिरिचुअल सारी जो होती है वो करनी शुरू की। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने कहा कि मैं नाकाम हूं, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो ये सब सुनकर वो लोग चले गए। इसके बाद फिर तलाश शुरू की। 2 दिन के बाद दोबारा कर्नल अपनी टीम के साथ उसी इलाके में फिर पहुंचते हैं, क्योंकि जितने बाकी लोगों से पूछा तो उससे ये पता चला कि इस इलाके के आगे उनके भाई को किसी ने नहीं देखा था। कई ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा फलाने दिन हमने उनको यहाँ देखा, उसके बाद कुछ ने कहा हमने यहाँ देखा। तो पूरी पूछताछ आकर उस कैंसस में बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर ही आकर मामला रुक जाता। उसके बाद किसी ने, उसके हालांकि कई किलोमीटर आगे भी बहुत सारी बस्ती थी, लोग थे, बट उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में से गुजरते हुए देखा नहीं। तो कुल मिलाकर मामला आकर रुक गया बेंडर्स फैमिली तक। आर्मी में चूंकि कर्नल, क्राइम और ये सारी चीजें की जानकारी, तो एक बार वो फिर टीम लेकर दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं और जाकर बेंडर्स फैमिली से पूछताछ करते हैं। इस दौरान में पड़ोसियों ने बेंडर्स फैमिली के बारे में बताया कि ये लोग आए थे, अभी हाल ही में आए, और अजीब व्यवहार है इनका। शाम होते ही उनकी पत्नी और बेटी अजीब अजीब हरकतें करती है और ये लोग कम बोलते हैं। फादर तो चूंकि ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसकी अंग्रेजी ही नहीं आती, टूटी फूटी। बेटा भी कम बोलता है, माँ और बेटी दोनों बोल लेती हैं। तो फिर पूछा, तो इस बार जब पूछताछ हुई तो कर्नल ने नोटिस किया कि फादर से तो बहुत कम टूटी फूटी जुबान में उसने बताया। वाइफ के बयान अलग हैं और बेटी के बयान अलग हैं। वो कह रही कि शाम को यहाँ आए, दूसरे ने कहा कि नहीं वो सुबह गए, यहीं पे रुके थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कर्नल को डाउट हुआ। तो कर्नल के लोगों ने कहा कि इन चारों को उठा के ले चलते हैं, इनको इंट्रोगेट करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन कर्नल को यह था कि मैं आर्मी में हूं और इस तरीके से बिना सबूत के अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं इस फैमिली के खिलाफ कि इनको कुछ जानकारी ये छुपा रहे हैं, तो फिर इनको हम लोग इंट्रोगेट करेंगे। तो और सबूत जुटाने की कोशिश में कर्नल अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए कि पहले और सबूत जुटाते हैं फिर इनके पास आएंगे। वो सबूत जुटाते रहे। 1 हफ्ते के बाद कर्नल उस इलाके में अपनी टीम को लेकर फिर से पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में, उस इलाके में दाखिल होते हैं, क्योंकि कई बार पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुके थे अपने भाई के बारे में, तो एक पड़ोसी बताता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा आजकल बेंडर फैमिली के घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती और पिछले 2-3 दिन हो गए, न कोई घर के बाहर आता है, न कोई घर के अंदर जा रहा है, सन्नाटा है। कुछ जानवर उनके पालतू थे वो वहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कर्नल को थोड़ा मतलब लगा कि ये क्या मामला, अचानक कहीं गायब तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया। इसके बाद कर्नल और उनकी पूरी टीम उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है, कुछ पड़ोसियों को लेती हैं और उसके बाद अब बेंडर्स फैमिली के घर में पहली बार कर्नल की टीम एंट्री करती है। अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खोलती है तो कमरे में घुसती ही अजीब सी बदबू आती है। बड़े ध्यान से वो देखते हैं तो फर्श पे और दीवार पे कई जगह पे मिट्टी, और मिट्टी भी कुछ कुछ गीला। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में
वो खून के धब्बे थे। अब उस कमरे में टेबल और बाकी चीजें और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान में उन खून के धब्बे की तलाश करते करते एक जगह पे उनको अचानक लगा कि यहाँ पे ये फॉल्स दीवार है, ये दीवार जानबूझ के बनाई गई है। फिर उसको टटोला गया तो असल में एक दरवाजा था जो दूर से लगता था कि दीवार है और उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और उस दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला इसके पीछे एक और कमरा है। वो उस कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में भी अजीब सी स्मेल, बदबू, और वहां खून के छींटे, लेकिन और कुछ मिला नहीं। अब खून के छींटे कैसे, क्यों इस घर में, और बेंडर्स फैमिली कहाँ गायब हो गया, ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कर्नल की टीम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम पहुंची। अब उस दूसरे कमरे के पीछे पूरा गार्डन था जिसमें सब्जियां और फल ये सारे उगाए गए थे। 160 एकड़ का पूरा इलाका था बेंडर्स फैमिली के पास। पीछे जाते हैं तो सेब के सारे पेड़ थे। दरवाजे के ठीक बाहर निकलते ही पहली जगह पे जो सेब का पेड़ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि यहाँ पे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई है और ये ऐसे कहीं पे गड्ढा खोदा गया, ताज़ा दिख रहा है। उन्होंने उस जगह की खुदाई की। जब खुदाई की तो उसके अंदर से एक लाश मिली। सर पे गहरा चोट, लेकिन सर धड़ से अलग, गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था। कपड़ों से और बाकी चीजों से पता चला कि डॉक्टर विलियम यॉर्क की लाश है। अब कर्नल और उनके भाई सदमे में, उनके भाई की लाश पड़ी थी और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। इसके बाद अब उन्हें डाउट हुआ। फिर उन्होंने देखा तमाम सेब के पेड़ जो थे वो उसी तरीके से, कुछ ताजे कुछ अजीब। तो उन्होंने सबकी खुदाई करने का फैसला किया। अब तमाम लोग भी, भीड़ भी आ गई। उसके बाद जैसे जैसे सेब के पेड़ की खुदाई करनी शुरू की गई, टोटल 10 लाशें और मिली। 11 लाश पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे दफन थी। उनमें से एक लाश ही सिर्फ ऐसी थी जिसका गला जो है सर धड़ से अलग नहीं था। बाकी 10 लाशें, उनका सर और धड़ अलग था और उसको दफना दिया गया था। वो इकलौती लाश जिसका सर अलग नहीं किया गया था, वो एक बच्ची की लाश थी, करीब 7 साल की। और उसको देखकर फिर बाद में पता चला कि उस बच्ची की लाश के साथ एक और लाश भी दफन थी उसी में। शायद उसे जिंदा दफनाया गया था। अब ये सारी लाशें निकली, हंगामा मच गया। अब इस दौरान में बेंडर्स फैमिली की खोज शुरू हुई। बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं। अब कैंसस पुलिस और बाकी लोगों ने सब वहां पे जो पता चला, फिर अलग अलग बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क तक से मीडिया की टीम पहुंची उस वक्त, और उन्होंने इन खबरों को उठाया। और जिस तरीके से, तो ये सारी चीजें अब मीडिया में आने लगी, लेकिन बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शुरू में 20,000 डॉलर का इनाम रखा गया उन चारों के ऊपर। फिर इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 किया गया, फिर इसको बढ़ाकर 60,000 किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में तमाम टीमें लगी, तमाम डिटेक्टिव लगे, खुद कर्नल और उनके भाई भी अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहे कि इनको ढूंढा जाए। कई जगहों पे सबूत भी मिला कि हाँ ये 4 फैमिली यहाँ से गुजरी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग थे कौन। तो फिर कहानी सामने ये आई कि जॉन बेंडर्स जर्मनी का रहने वाला था। इसकी शादी जर्मनी में हुई थी। शादी के बाद बाकी जैसे बिजनेसमैन थे वो अलग अलग देशों का रुख कर रहे थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी वहां से निकला और फिर ये अमेरिका पहुंच गया और कैंसस में आकर रुका। यहाँ इसने 160 एकड़ की जमीन खरीदी, एक छोटा सा वो बनाया, लेकिन आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। इसकी जो वाइफ थी केट बेंडर्स, इसके बारे में है कि शादी से पहले उसकी कई शादियां हुई थी और उसके तमाम पति की मौत हो गई। और कमाल की बात यह थी कि उसके जितने पति की मौत हुई उन सबके सर पे चोट के निशान थे। तो बाद में यह भी हुआ कि हर पति को उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो थोड़ी सी जो आत्मा, प्रेतात्मा और इन सारी चीजों इस पर बिलीव करती थी। और शाम 6 बजे डेली वो एक तरह से अपने उसमें चली जाती थी, जो उसका काम होता था प्रेयर करना और बाकी चीजें। और फिर उसका दावा था कि वो मुर्दों से बात करती है। तो उसके बारे में था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें फिर उसकी बेटी में आई। तो पूरी कहानी आई कि कैंसस में जब ये पहुंची फैमिली, तो अब इन्हें लगा कि हम
कैसे और जिए, कमाई का कोई जरिया नहीं। तो इस दौरान में पहली बार एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। तो मुसाफिर थका हुआ था, शाम का वक्त था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ पर हैं, दूर दूर में घर हुआ करता था। तो मिसेस बेंडर्स ने देखा, उसने पूछा, उसने कहा आइए आप। तो उन्होंने कुछ उसको सर्व किया, स्नैक्स ड्रिंक्स दिया, उसने पैसे दिए। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके पास अच्छे खासे सामान भी थे। मिसेस बेंडर्स और उनकी बेटी उस मुसाफिर का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए, वो उनको सारी बातें बता रही और पूरी लगन और मगन से वो उनको सुन रहा है। तभी पीछे से जॉन बेंडर्स आते हैं, घर के मुखिया, और एक हथौड़ा था उनके पास। वो हथौड़े से 3 वार करते हैं उसके सर पर, उस मुसाफिर के। मुसाफिर मर जाता है। इसके बाद बेटा आता है, बेटा गला काटता है। फिर बीवी, बेटी और पति और ये सारे मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे ले जाकर जमीन में गड्ढा खोद के दफना देते हैं और उसके जितने सामान वामान थे वो सब लूट लेते हैं। इस पहले कत्ल के बाद उन्हें लगा कि इससे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं और आसपास में सन्नाटा था, ये इनके लिए आइडियल माहौल था। तो ये पहला कत्ल था। इसके बाद इसी तरीके से जितने मुसाफिर आए उसमें सभी का काम बटा हुआ था। माँ मुसाफिर को रिझाती, अंदर बुलाती और उसे वो सारे कि कैसे मुर्दों से भी बात की जा सकती है और बहुत ही अच्छे से उसको सब कुछ बताती। बेटी इंग्लिश फराटेदार बोलती थी और वो अपने उसमें एक तरह से एकदम काबू में कर लेती। उस जो फॉल्स दीवार थी, उसे लगता है कि इस कमरे में कोई और नहीं है, और वो अचानक दरवाजा खुलता और पीछे से बाप आता और वो हैमर से, हथौड़े से मारता। उसके बाद बेटा गला काटता, फिर चारों मिलकर लाश को दफना देते और इस तरीके से सेब के पेड़ की तादाद बढ़ती गई और उनके पास काफी पैसे आते गए, क्योंकि वहां से जो गुजरने वाले थे ज्यादातर व्यापारी टाइप के लोग थे, तो अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये सिलसिला इनका चलता रहा। कहते हैं कि 21 कत्ल इन्होंने किया था। हालांकि उस बाग के पीछे से जो मिली वो 11 लाशें मिली थी, लेकिन ये 21 इसलिए कि उससे थोड़े आगे जाकर इस घर के और इनके पीछे ही एकड़ के पीछे एक नदी है। तो एक बार एक मुसाफिर ने, जब ये विलियम यॉर्क को ढूंढा जा रहा था और जब बेंडर्स फैमिली भाग गई, तो फिर उस नदी में भी कुछ लाशें मिली थी। तो ये और उस तरीके से ही सर कटे हुए और बाकी चीजें, तो उससे जोड़ा गया कि ये भी बेंडर्स फैमिली का काम है। तो इस तरीके से ये खुलासा हुआ। अब आखिर बेंडर्स फैमिली गई कहां? तो जब विलियम यॉर्क को ढूंढने कर्नल उनके भाई पहुंचे, तब उनको लगा कि शायद अब हम पकड़ में आ जाएंगे, और उन्हें यह डर था कि अगर एक बार यहां तलाशी ली गई तो घर के अंदर की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, और अगर गार्डन की तलाशी ली गई तो पेड़ के नीचे जो दबी हुई लाशें हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस 21 कत्ल की बातें उस वक्त जब फैली और फिर मीडिया में भी आई, तो लोग इतने गुस्से में थे कि बेंडर्स फैमिली के पड़ोस में कई लोग रहते थे। एक ऐसा पड़ोसी था जिस बेचारे ने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इनको अच्छे से जानता था और मेरी इनसे बातचीत भी होती थी। तो लोगों को लगा कि ये उसका साथी है। उसे भीड़ ने फांसी पर लटका दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी पड़ोसियों को बचाया गया। अब बेंडर्स फैमिली का रहस्य बरकरार रहा कि वो है कहां, तो उसको लेके पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हालांकि अब तो 150 साल है, वो अगर अपनी नेचुरल मौत भी मरे होंगे तब इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन कहानी 2-3 है। एक कि वो लोग वहां से वापस शायद जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में ही रहने लगे। दूसरा, जर्मनी के अलावा एक मैक्सिको, कि वो उनके बारे में कुछ सबूत मिला कि मैक्सिको में भी जाकर छुप गए। तीसरा ये था कि शायद भीड़ ने ही अपने हाथों से उनके किए कि उन्हें सजा दे दी और उनकी लाश तक नहीं मिली, और इसको लेके बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंडर्स फैमिली अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ऐसी फैमिली थी जो सीरियल किलर थी। मतलब एक फैमिली 4 लोग और चारों मिलकर कत्ल किया करते थे, और 21 कत्ल का इल्जाम इनके सर के ऊपर, 11 लाशें घर के नीचे बरामद हुई। लेकिन ये चारों सीरियल किलर कभी रिकॉर्ड पर कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो वो हमेशा लापता रहे। बल्कि उनकी मौत 150 साल के बाद भी ये पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा उस वक्त रहे थे या मार दिए गए, किसी और देश में बस गए, किसी और हुलिया और नाम के साथ बस गए। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मालूम। लेकिन ये अमेरिका की आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री की ये पहली सीरियल किलिंग फैमिली है और इसको ब्लडी बेंडर्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये थी कहानी।